उपस्थित सभी किसान भाइयों को, जैन इरिगेशन के वितरक बंधुओं, जैन इरिगेशन के सारे एसोसिएट्स और जैन इरिगेशन के चहेते फेसबुक मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को ईद मुबारक। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं आपका दोस्त और आज की संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। दोस्तों, इसके पहले जो संगोष्ठी हमने की थी उसमें हमने बहुत विस्तार पूर्वक बात की थी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ड्रिपर्स का चयन कैसे करें, किस तरह से, किस अंतराल पे उसको रखें, डिज़ाइन किस तरह से करें। अगर किसी कारणवश आप लोगों ने ये संगोष्ठी नहीं देखी होगी तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पीछे जाइए, जैन इरिगेशन के फेसबुक पेज पे आप जाके ये संगोष्ठी ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए, पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन कैसे होता है। और ये संगोष्ठी में आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में का जो एक महत्वपूर्ण अंग है फिल्टर्स, उसके बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन का फिल्टर ये जो है ये हार्ट है। हार्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज द फिल्ट्रेशन सिस्टम। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहा जाता है। शायद इसीलिए कि हार्ट बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है अपने शरीर का, इसीलिए। मुझे तो हमेशा लगता है कि किडनी ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज फिल्टर, क्योंकि हमारे शरीर में जो काम किडनी करती है वही काम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फिल्टर्स करते हैं। किडनी हमारा पूरा ब्लड वगैरह साफ करती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है जब वो साफ होता है, तो यही काम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फिल्टर्स करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए कौन से फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, उसका डिज़ाइन किस तरह से होता है, वो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या पैरामीटर्स, आपको क्या क्या मायने उसके ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये सभी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेने वाले हो। दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर नेटवर्क बीच में ब्रेक हो जाए फिर भी जुड़े रहिएगा हमसे, क्योंकि आखिरी तक जुड़े रहोगे तो हम उसमें आखिर में बताने वाले हो कि आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए फिल्टर का चयन आप किस तरह से कर सकते हो, आप खुद किस तरह से उसको कर सकते हो। लेकिन उसके पहले ये संगोष्ठी को शेयर करना ना भूलिए। जितना आप शेयर करोगे दोस्तों, उतने लोगों तक ये नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँचेंगी, उतने लोगों के लिए अपने सिस्टम का ड्रिप फिल्टर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का चयन करना आसान होगा। और दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि बाकी सारी जो संगोष्ठियाँ हुई है पिछले 1 महीने से, हम लगभग हर रोज 1 संगोष्ठी या 2 संगोष्ठी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी जा रही है। हमारे एग्रोनॉमिस्ट साहब है, बहुत सारे एक्सपर्ट एग्रोनॉमिस्ट है जो अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, स्प्रिंकलर्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके ये बाकी सारे संगोष्ठी जो है वहाँ पर भी जाके देखिए, वहाँ पर भी जाके एक बार वो क्या है, किस फसल में आपको इंटरेस्ट है, उस फसल के बारे में जानकारी लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिल्ट्रेशन। लेकिन उसके पहले एक सवाल छोटा सा मुझे है कि अगर आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फिल्टर्स लगाना है तो फिल्टर कौन डिसाइड करता है, कौन ठहराता है कि मुझे कौन सा फिल्टर लगाना है? आप खुद एज अ फार्मर, इंजीनियर या हमारे वितरक बंधु डिसाइड करते हैं कि कौन सा फिल्टर आपने इस्तेमाल करना चाहिए? आपका खेत डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए? आपकी फसल डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा? आप आपके जवाब फटाफट कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या है, कौन सा फिल्टर, कौन डिसाइड करता है ये फिल्टर का इस्तेमाल करना। चलिए, कमेंट्स बॉक्स में तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको पता ही है बहुत सारे कमेंट सही भी है, वो है पानी। बिल्कुल सही सोचा आपने, पानी। आपका जो पानी है, ये पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता पानी की डिसाइड करती है कि कौन से प्रकार के फिल्टर्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स है। डिज़ाइन हो सकता है, फ्लो रेट हो सकता है,
बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले जब पानी की बात कर रहे हैं हम, तो हमें जानना चाहिए कि ये पानी में क्या है, पानी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि सारे बारिश का पानी आप इकट्ठा करो और उसको आपकी टपक सिंचाई के लिए इस्तेमाल करो, तो शायद आपको किसी फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। बारिश का बहुत अच्छा साफ सुथरा जल आपको मिल रहा है, उसके द्वारा आप ड्रिप इरिगेशन को पानी दे रहे हो, साफ सुथरा पानी है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप जानते हो कि आप बारिश का पानी तो जमा नहीं करोगे, और जमा करते भी हो तो ज़मीन पे आके गिरता है और वहाँ से कहीं पर नदी नालों में बहता है और फिर आपके पास पहुँचता है। तो ये सोर्सेस आपके अलग अलग है। आपका ओपन वेल हो सकता है, आपका बोरवेल हो सकता है, आपका डैम हो सकता है, आपका कैनाल हो सकता है, फार्म पॉन्ड भी हो सकता है। फार्म पॉन्ड में तो पानी आप जगह जगह से लाते हो, लेकिन फार्म पॉन्ड में पानी रुका हुआ है, इसीलिए वो भी एक अलग सोर्स है। तो दोस्तों ये अलग अलग सोर्स है, अलग अलग सोर्स में अलग अलग इम्प्यूरिटीज है, अलग अलग तरह के जीव जंतु आएंगे, उसमें क्या क्या आएंगे, ये क्या क्या चीज़ है, ये एक बार देखना जरूरी है। तो अलग अलग पानी के जो स्रोत है उसके लिए अलग अलग जो कंटेमिनेशंस आएंगे, उसमें 3 प्रकार के मेजर है। मतलब क्या, उसको जो बोलते हैं फिजिकल, मतलब क्या, रेत आ सकती है, मिट्टी आ सकती है, ये फिजिकल कंटेमिनेशंस है। दूसरा क्या होगा, केमिकल, मतलब क्या, पानी में घुले हुए जो क्षार है, उसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे क्षार आ सकते हैं, ये क्षार आपके पानी में आ रहे। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़, पानी में आपके काई हो सकती है, जूप्लैंक्टन हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, साल्मोनेला हो सकता है, सीडोमोना हो सकता है, बहुत सारे इकोलाइज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी देखना जरूरी है पानी का। अब इसमें से जो क्षार है, ये क्षार तो पानी में घुले हुए हैं, तो घुले हुए क्षार हमारे सिस्टम में, पानी फिल्टर में कैसे क्या ट्रैप होंगे, या इसका इतना महत्व है क्या फिल्ट्रेशन के सिलेक्शन में, तो है, जरूर है, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसका इतना महत्व है क्या। छोटा सा बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया तो होता है 4 या 5 माइक्रोन का, तो ये बैक्टीरिया आपके सिस्टम को चोक करेगा क्या, ड्रिप सिस्टम को, शायद नहीं। लेकिन ये बैक्टीरिया जब अंदर जाते हैं और वो अपनी चिकनाश छोड़ते हैं, जब बैक्टीरिया सेटल हो जाते हैं ना, तो अपनी चिकनाश छोड़ते हैं। ये चिकनाश जब आपके ड्रिपर में, पाइपलाइन में, आजू बाजू में आ जाती है, तो ये मिट्टी के कणों को पकड़ती है और उसी के वजह से आपका ड्रिपर, पाइपलाइन चोक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ब्लॉकेजेस के क्या रिस्क है। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी ली थी हमारे एक पहले संगोष्ठी में, जिसमें हमने मेंटेनेंस के बारे में बात किया था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाए। लेकिन उसमें से वो जो टेबल तब हमने दिखाया था, उसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। फिजिकल इम्प्यूरिटीज में बहुत महत्वपूर्ण है, फिल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स है, जिसमें क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, सिल्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ये सॉलिड्स अगर 100 माइक्रोन के ऊपर जाते हैं तो हम उसको मैला पानी या टर्बिड वाटर कहते हैं। फिर केमिकल इम्प्यूरिटीज है, जैसे कि मैंने कहा उसमें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन केमिकल इम्प्यूरिटीज में सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी में घुले हुए क्षारों का प्रमाण। ये अगर आपके लगभग 500 ppm तक तो नॉर्मल है, 500 से अगर 2000 तक जा रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है ना, क्षारता बढ़ती जा रही है। फिर बहुत सारे और है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता, आपको डिटेल में जानकारी हमारे पहले संगोष्ठी में जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में हुई थी उसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ भी है, जैसा कि मैंने कहा कि बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ में जीव जंतु है, ये या शैवाल है, काई है, ये खुद इतनी छोटी है कि ये आपके ड्रिप सिस्टम को चोक नहीं करेंगी शायद, लेकिन ये बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे तो ये क्लम्पिंग फॉर्म करके या स्लाइमिंग पार्टिकल्स छोड़ के आपके सिस्टम को चोक कर सकते हैं या चोक करने का प्रावधान बना सकते हैं। जब हमने फिजिकल इम्प्यूरिटीज की बात की दोस्तों, तो ये फिजिकल इम्प्यूरिटीज में भी बहुत सारे प्रकार है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा एक तकनीकी चार्ट है जो आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जैसे कि क्ले पार्टिकल है जो 2 माइक्रोन, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल होता है, दिखता भी नहीं शायद आंखों से, अगर एक पार्टिकल हम देखने जाए तो ये 2 माइक्रोन क्या और उससे छोटे वाले पार्टिकल क्ले होते हैं। 2 से 50 तक सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं मिट्टी के, वो फ्लेकी होते हैं,
मतलब गोल नहीं होता, गोल राउंड पार्टिकल्स नहीं होते, फ्लेकी टाइप के ऐसे चपटे चपटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद में सैंड शुरू हो जाती है, तो फाइन सैंड, बिल्कुल ही झीनी रेत, तो ये गोल होती है, इसका आकार जो होता है पार्टिकल्स का गोल होता है, राउंडेड होता है, और ये लगभग 50 to 100 माइक्रोन तक का रहता है। और 100 माइक्रोन के ऊपर फिर मीडियम सैंड, फिर कोर्स सैंड, ऐसे बहुत सारे उसमें सैंड की साइज बढ़ती जा रही है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज हमारे सिस्टम में आने वाली है, क्ले भी आने वाला है, सिल्ट भी आने वाली है, फाइन सैंड भी आने वाले हैं, साथ में कुछ क्षार भी लेके आने वाले हैं, और साथ में कुछ जीव जंतु जीवाणु बैक्टीरियाज भी आने वाले हैं, काई आने वाली है। तो ये सबसे हम टैकल कैसे करें, कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करें, तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर भी, आप कौन सी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे फिल्ट्रेशन करना क्यों है, पहली बात तो ये कि क्योंकि अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो स्प्रिंकलर का तो नोजल काफ़ी बड़ा होता है, उसमें चोक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई बड़ा सा पत्थर आ गया तो ही शायद उसमें अटकेगा और चोक होगा। लेकिन ड्रिप इरिगेशन का जो फ्लो पाथ होता है छोटा सा होता है, तो उसमें बिल्कुल छोटे पार्टिकल भी आ गए तो चोक होंगे। लेकिन स्प्रिंकलर के बारे में एक आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पत्थर, छोटे छोटे अगर पत्थर आते हैं और वो स्प्रिंकलर की नोजल से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन जब हाई वेलोसिटी से स्प्रिंकलर से जब पानी उड़ता है सामने, तब उसका जो नोजल होता है वो नोजल को घिसना शुरू कर देते हैं और नोजल का साइज चेंज हो जाता है। और नोजल का साइज चेंज हो गया मतलब आपके स्प्रिंकलर का प्रवाह दर चेंज हो गया, फ्लो रेट चेंज हो गया, इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस ही चेंज हो गया। तो ये ओवर द पीरियड हो सकता है। तो इसीलिए आपको स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी फिल्टर का जरूरत है, चाहे बहुत पतले या बहुत फाइन फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन कोर्स फिल्ट्रेशन आप वहाँ पर कर सकते हो। फिर ड्रिपर के लिए जैसे हमने बात की कि ड्रिप सिस्टम के लिए भी आपको एक फिल्टर की ज़रूरत है। फिर हाइड्रोलिक वाल्व जहाँ ऑटोमेशन सिस्टम होती है दोस्तों, तो वहाँ पर भी ये जो ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब में से पानी अंदर जाता है और ये डायफ्राम के अंदर। तो ये अगर ये ट्यूब अगर पानी के साथ में कोई मिट्टी क्ले पार्टिकल्स लेके आती है और डायफ्राम के अंदर बैठते जा रहा है, तो धीरे धीरे डायफ्राम के अंदर मिट्टी की एक परत तैयार हो जाएंगी, कंटेमिनेशन की एक परत तैयार हो जाएंगी और वो डायफ्राम का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगी। तो इसलिए अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम कर रहे हो तो फिर भी आपको एक अच्छा सा फिल्टर होना जरूरी है। तो ये रीजंस है कि मुझे क्यों चाहिए फिल्ट्रेशन और फिर कौन से फिल्टर मैंने इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक रूल ऑफ थंब जिसको हम बोलते हैं कि एक जनरल रूल कि अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो स्प्रिंकलर की जो नोजल साइज होती है उससे लगभग 30% जितना आपको मतलब फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर माइक्रो स्प्रिंकलर या जेट आते हैं, तो ये छोटे पतले होते हैं, तो आपको थोड़ा सा फाइन फिल्टर करना पड़ता है। तो 15 से 20% के आसपास आपको माइक्रो स्प्रिंकलर या जेट कर रहे हो तो 15 से 20% उनकी जो नोजल साइज होती है उससे 15 से 20% तक का साइज का फिल्टर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या कि छोटे पार्टिकल उसमें से निकल जाने चाहिए और बड़े पार्टिकल फिल्टर में अटक जाने चाहिए। नोजल से 20% मतलब 1/5, 1/5 जितना पार्टिकल उसमें अटक जाना चाहिए। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में अगर लो डिस्चार्ज के ड्रिपर आप इस्तेमाल कर रहे हो 2 LPS तक के, तो आप थोड़ा फाइन फिल्ट्रेशन की तरफ जाइए, जिसे हम 75 माइक्रोन कहेंगे, थोड़ा सा फाइन है। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो ड्रिपर का होता है उसमें से वो जो उसको क्लॉग नहीं होने देगा, उसको चोक नहीं होने देगा। और फिर अगर बड़ा ड्रिपर है, बड़े डिस्चार्ज वाला ड्रिपर है, तो आप 100 माइक्रोन का जो स्टैंडर्ड फिल्टर होता है या फिर 130 माइक्रोन का फिल्टर, इस तरह के फिल्टर्स आप चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों रूल ऑफ थंब, ये एक जनरल रूल है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आया हुआ कुछ जनरल गाइडलाइंस है। थ्योरी बहुत अलग है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये फिल्टर के प्रकार कौन से हैं। चलो मैंने फिल्टर तो इस्तेमाल करना है, एक कोई साइज का फिल्टर आपने बोला कि एक 100 माइक्रोन का फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो कौन सा इस्तेमाल करूँ, बहुत सारे फिल्टर्स है, बहुत सारे टाइप के फिल्टर्स है, तो उसमें से कौन सा फिल्टर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ फिल्टर्स है क्या। तो उसमें 3 टाइप है, मेनली एग्रीकल्चरल या इरिगेशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स के 3 प्रकार है दोस्तों। पहला प्रकार है साइक्लोनिक फिल्टर, मतलब क्या, जिसके अंदर साइक्लोन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप एक अंदर भंवर तैयार करते हैं और जिसकी वजह से आप उसमें से मिट्टी या जो जड़ पदार्थ है या रेत है उसको बाहर निकालते हो। उसके बाद में सरफेस फिल्टर, तो सरफेस फिल्टर मतलब क्या, 2 डायमेंशनल फिल्टर, मतलब क्या, उसमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होगी। जैसे कि ये जाली है, तो ये जाली है, ये सरफेस फिल्टर है, इसको डेप्थ नहीं है फिल्ट्रेशन का, इसको सिर्फ ऊपर से और नीचे से ऐसे लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो ये जाली हो गया सरफेस फिल्टर। और होता है डेप्थ फिल्टर या वॉल्यूम फिल्ट्रेशन, जिसमें आता है
3 डायमेंशनल फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ के साथ में डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन भी मिलता है। तो ऐसे कौन से फिल्टर है, जैसे डिस्क फिल्टर हो गया, सैंड मीडिया फिल्टर हो गया, ये सारे डेप्थ फिल्ट्रेशन है। तो 3 टाइप हमने देखे, साइक्लोनिक फिल्टर देखा हमने, सरफेस फिल्टर देखा और डेप्थ फिल्ट्रेशन देखा। यानी साइक्लोनिक फिल्टर का तो कोई डायमेंशन नहीं है, सरफेस फिल्टर 2 डायमेंशनल या 2D फिल्टर कहा जाता है, और डेप्थ फिल्टर को कहा जाता है 3D फिल्टर्स। उसके बाद में ड्रिपर की जो पोजीशन है, अब फिल्टर की जो पोजीशन है उसके आधार पर कौन से टाइप्स है, तो उसमें होता है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर मतलब क्या दोस्तों, पंप के पहले लगाने वाले फिल्टर को हम प्री फिल्टर कहते हैं। पंप में पानी जाने से पहले प्री उसको वो क्लीन करेगा, पानी को थोड़ी बहुत मात्रा में क्लीन करेगा, क्योंकि पानी में अगर छोटे मोटे पत्थर वगैरह आ रहे हैं या रेत के कण आ रहे हैं तो ना सिर्फ आपकी सिस्टम को तकलीफ हो रही है, वो पंप के इम्पेलर को भी घिसना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ तो वो बहुत जोर से घूम रहा है अंदर और रेत के कण उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर उसका इरोजन शुरू हो जाता है। तो आपको एक प्री फिल्टर होता है। तो प्री फिल्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक ये है हमारा जो रोटो क्लीन करके, जिसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ बोरवेल के लिए भी प्री फिल्ट्रेशन होते हैं, जो साइक्लोनिक फिल्टर्स होते हैं, बोरवेल के अंदर डाला जाता है और जब बोरवेल में पानी आता है तो घूम के आता है। बोरवेल अगर आपकी सैंड बेरिंग यानी रेत निकालने वाली बोरवेल होंगी तो रेत नीचे रह जाती है, साफ पानी आ जाता है। लेकिन उसके लिए बड़े साइज की बोरवेल का होना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा फिल्टर आपको बोरवेल के अंदर बिठाना पड़ता है। फिर पंप के बाद में एक फिल्टर आता है जो होता है पहला फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर। तो ये प्राइमरी फिल्टर क्यों होता है, तो प्राइमरी फिल्टर इसलिए होता है कि ये जो लोड या इम्प्योरिटीज या जो कूड़ा कचरा आ रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोड कम करे, मतलब ले और जो आगे आने वाले जो फिल्टर है, जो फाइन फिल्ट्रेशन है जो आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए लगते हैं, उसके ऊपर कम से कम लोड डाले ताकि वो कम से कम बार आपको उसका फ्लशिंग या क्लीनिंग करना पड़े। तो ये प्राइमरी फिल्टर हो गया। सेकेंडरी फिल्टर जो होते हैं आगे वाले, उनका लोड कम करने के लिए। और उसके बाद में सेकेंडरी फिल्टर्स है। तो सेकेंडरी फिल्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, वो आपके पंप के पास हो सकते हैं या फिर आपके खेत में हो सकते हैं। जो जगह जहाँ पर जगह है वहाँ पर उसको, जहाँ पर सुटेबिलिटी है वहाँ पर आप उसको लगा सकते हो। ये सेकेंडरी फिल्टर्स है। प्राइमरी फिल्टर्स यूजुअली पंप के पास होते हैं, सेकेंडरी फिल्टर आपके पंप के पास भी हो सकते हैं अगर आपका सामने ही खेत है, या तो दूर भी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्री फिल्टर के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं कि ये प्री फिल्टर क्या है। तो प्री फिल्टर मतलब बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि सरफेस पंप जो होते हैं आपके, मोनोब्लॉक पंप वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आपका फुटवॉल होता है, पानी के अंदर जाता है। तो फुटवॉल बहुत बार कूड़े कचरा जो ट्रैश आता है उसकी वजह से चोक हो जाता है, तो आपको बार बार फुटवॉल निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है, वापस डालना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जाता है, लेबर जाता है। तो ऐसे वक्त ये फुटवॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी सिस्टम में बहुत बड़े पत्थर वगैरह नहीं आने, इसके लिए ये रोटो क्लीन फिल्टर जो प्री फिल्टर है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर आप जैसे वीडियो में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर नोजल्स है और ये नोजल कंटिन्यूसली घूम रहे हैं और आप पानी स्प्रे कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जो भी कूड़ा कचरा जब आ रहा है अंदर तो उसको वो बाहर ढकेलते जाते हैं ताकि आपका स्क्रीन चोक ना हो और साफ रहे हमेशा, आपको उसको क्लीनिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो ये लगभग 300-400 माइक्रोन के बड़े साइज के फिल्टर्स होते हैं। तो इसमें से छोटी क्ले पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल, फाइन सैंड तो अंदर आ सकती है, लेकिन बड़े पत्थर या कोर्स सैंड जो है ये इसमें से नहीं आ सकती। तो ये हो गया दोस्तों प्री फिल्टर, जिसमें रोटो क्लीन फिल्टर है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर्स। तो प्राइमरी फिल्टर्स और सेकेंडरी फिल्टर्स में क्या क्या है, तो प्राइमरी फिल्टर्स में साइक्लोनिक फिल्टर है जैसे हमने बात किया, और सेकेंडरी फिल्टर्स में फिर अगर आपके पानी के क्वालिटी के ऊपर अवलंबन है कि आपके पानी में अगर अलगी है, बायोलॉजिकल मैटर है, तो आपको सैंड मीडिया फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका अगर सिल्ट है, क्ले पार्टिकल्स है, तो आपको स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो फिर बायोलॉजिकल मैटर है लेकिन कम मात्रा में है तो आप डिस्क फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया उसका प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर। आइए दोस्तों अब साइक्लोनिक फिल्टर जो है, प्राइमरी फिल्टर जो फर्स्ट प्राइमरी फिल्टर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साइक्लोनिक फिल्टर जैसे हमने बात की कि अगर आपका पानी का सोर्स रिवर वाटर है या बोरवेल ऐसी है कि जिसमें से जो रेत निकालती है, सैंड बेरिंग बोरवेल्स है, तो ऐसे जगह पे आपको एक साइक्लोनिक फिल्टर लगाना जरूरी है।
और साइक्लोनिक फिल्टर क्या होता है कि साइक्लोनिक फिल्टर एक्चुअली उसमें कोई घूमने वाली चीज़ कुछ नहीं है, फिल्टर नहीं है, इसमें कोई सिर्फ पानी अंदर घूमता है। तो पानी इस तरह से टेंजेंशियली अंदर आता है और अंदर यहाँ से पानी अंदर अंदर आता है और घूमना शुरू हो जाता है, एक भंवर तैयार करता है पानी पूरा अंदर। और ये भंवर इस तरह से होता है कि कोई भी पार्टिकल, रेत या सिल्ट या जो भी आ रहा है, मिट्टी आ रही है, तो ये पानी से हमेशा भंवर के, आपको पता ही होगा कि भंवर में आदमी फंस जाता है तो पूरा नीचे तक चला जाता है सेंटर में। तो ऐसे नीचे 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 पुश करके वो नीचे तक ले जाते हैं जो पार्टिकल्स है उसको, हेवी पार्टिकल्स। और साफ सुथरा पानी हमेशा ऊपर रहता है और ये ऊपर वाला पानी आपके सिस्टम को जाता है। तो आपके पानी में अगर सैंड है, रेत आ रही है, आपके पानी में अगर मिट्टी आ रही है, पानी से जो भी जड़ है, जो पानी के अंदर सेटल हो सकती है, ऐसी चीज़ अगर पानी के अंदर आ रही है तो हाइड्रोसाइक्लोन या साइक्लोनिक फिल्टर आपके सिस्टम में होना जरूरी है। इसमें जो कूड़ा कचरा जो घूम कर निकलता है ये पूरा नीचे तक जमा हो जाता है और ये नीचे से आपको उसको क्लीन करना पड़ता है, यहाँ से नीचे से उसको निकाल देना पड़ता है। तो ये उसको सैंड कलेक्शन चैम्बर कहा जाता है, ये सेडिमेंट चैम्बर कहा जाता है, यहाँ से आप उसको साफ कर सकते हो। तो ये साइक्लोनिक फिल्टर है। साइक्लोनिक फिल्टर के भी अलग अलग प्रकार है दोस्तों। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एक नॉर्मल जनरल रेगुलर हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, एक अभी जो हमने नया पेटेंटेड फिल्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है जैन घूमर, और एक है सैंड फिल्टर, ये भी हमारा पेटेंटेड, सैंड सेपरेटर, ये भी हमारा एक पेटेंटेड फिल्टर है। तो आइए दोस्तों, पहले तो मैं आपको जो घूमर है हमारा पेटेंटेड फिल्टर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। ये एक हमारा पेटेंटेड नया फिल्टर है जिसमें एक्चुअली, ये मैं थोड़ा सा सामने ले लेता हूँ फिल्टर को, देखिए कितना हल्का है कि मैं खुद इसको उठा के आराम से इधर लेके आ सकता हूँ। ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ फिल्टर है और इसमें प्लास्टिक का होने की वजह से कोई करोजन इरोजन के प्रॉब्लम नहीं है। जो अदरवाइज मेटल फिल्टर में क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको ये आगे की पहले वाली स्लाइड में, कि ये जो फिल्टर है और यहाँ पर ये सैंड कलेक्शन चेम्बर है, तो ये अगर मैं यहाँ से मिट्टी को नहीं निकालता हूँ तो धीरे धीरे पूरा चेम्बर भर जाएगा। तो ये चेम्बर जब भरेगा तो मिट्टी को नीचे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर यहाँ पर इरोजन करोजन शुरू हो जाता है और ये यहाँ पर कट सकता है, जंग लग जाता है। तो ये इसमें तकलीफ नहीं है। ये जो घूमर है ये पूरा प्लास्टिक का फिल्टर है। इसके लिए जो मटेरियल, प्लास्टिक का जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन ग्लास फील्ड, PPGF कहा जाता है। तो ग्लास फील्ड का मतलब बहुत, इसमें ग्लास के फाइबर्स, कांच के जो फाइबर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ आती है, ताकत आ जाती है, इसके हेवी इम्पैक्ट उसका सहने की ताकत उसमें आ जाती है। मतलब ग्लास फील्ड जो होते हैं वो भी हम बहुत लॉन्ग स्ट्रेन ग्लास फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर ये फिल्टर को आप गिर गया कुछ इम्पैक्ट आ गया, पत्थर लग गया, तो भी इसमें कुछ भी होने वाला नहीं। प्लास्टिक का होने की वजह से इसमें कोरोजन नहीं होने वाला। स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा चेम्बर है इसमें, क्योंकि अगर ये चेम्बर कोई साफ नहीं करता तो फिल्टर कुछ काम का नहीं। हाइड्रोसाइक्लोन, कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, तो इसमें 10 लीटर का पूरा चेम्बर दिया जाता है और ये हल्का है, ये आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई वजन ज़्यादा नहीं होता है, लगाने के लिए आसानी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं उसका एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। जब हम ये बना रहे थे फिल्टर तब हमने इसको टेस्ट किया था और आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से साफ करता है। इसमें हमने मिट्टी डाली थी और आप देख सकते हैं कि जब इसमें से मिट्टी अंदर जाती है तो किस तरह से मिट्टी बाहर निकल के नीचे जाके नीचे सेटल हो जाती है। और ये बीच में भंवर आप देख सकते हो, ये जो भंवर है बीच में एक घूम रहा है, तो एक भंवर तैयार हो जाता है और ये भंवर के आजू बाजू में क्लीन वाटर है जो ऊपर जा रहा है सिस्टम में। और अभी हम इसमें से मिट्टी छोड़ेंगे, देखिए ये मिट्टी किस तरह से घूम के नीचे तक जा रही है। ये बीच वाले एरिया में नहीं है मिट्टी, बीच वाले एरिया से पूरी तरह से बाहर निकाली गई है और नीचे जमा हो रही है। और नीचे से फिर आप जैसे आप सैंड चैम्बर खोलेंगे उसमें से क्लीन करोगे तो निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इफिशिएंट फिल्टर है। 95% 95% तक की आपकी सैंड सील्ड पार्टिकल ये फिल्टर आपके पानी में से बाहर निकाल देता है। तो आप ये सोचिए कि 95% अगर आप निकल जाती है तो आपके बाकी वाले फिल्टर के ऊपर का लोड कितना कम हो जाता है, आपकी ड्रिप सिस्टम की चोकिंग की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन घूमर फिल्टर दोस्तों। कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आगे वाला जो फिल्टर है
अच्छा, ये जैन घूमर के बारे में थोड़ी सी तकनीकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे यहाँ पर फ्लो रेंज लिखी हुई है, तो फ्लो रेंज का मतलब क्या है, जैसे 20 से 40, तो इसका मतलब क्या है कि 20 के नीचे वाला अगर फ्लो है आपका, अगर आप इसको 20 के नीचे चलाते हो तो शायद ये हाइड्रोसाइक्लोन या कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर ठीक से काम नहीं करेगा, वो इम्प्योरिटी को उसको बाहर फेंकने के लिए ताकत चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर तैयार होता है, तो वो उसको ताकत नहीं मिलेंगी। और अगर 40 के ऊपर है तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर करेगा, इम्प्योरिटी कलेक्ट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से इरोजन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं पानी में से, और पानी की वेलोसिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी में जो डिजॉल्व्ड एयर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो सिस्टम में एयर ब्लॉकेज करने के चांसेस रहती है। इसलिए ये विद इन द रेंज ही आपको चलाना है। अगर आपको कोई भी हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर इस्तेमाल करना है तो पहले उसकी फ्लो की रेंज देखिए, और वो फ्लो की रेंज में आपको फिल्टर लगाना है, या वो फ्लो की रेंज वाला ही फिल्टर आपको सिलेक्ट करना है। आपका फ्लो कितना है, कौन सा फिल्टर आपके फ्लो की रेंज में बैठता है, और वही फिल्टर का सिलेक्शन आपने करना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फिल्टर का अपना एक प्रेशर लॉस होता है, मतलब वो प्रेशर खाता है थोड़ा सा, आपके सिस्टम का थोड़ा सा प्रेशर फिल्टर खुद खा लेता है या कम करता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर ये सभी फिल्टरों में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप करता है या सबसे ज़्यादा प्रेशर खाता है, ये लगभग 5 मीटर का प्रेशर ड्रॉप। तो जब भी आप सिस्टम डिजाइन करने वाले होंगे तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के लिए 5 मीटर का प्रेशर ड्रॉप आपने कंसिडर करना चाहिए मिनिमम। या तो फिर आपने ये जो चार्ट्स ऐसे दिए है, ये चार्ट्स आपने देखने चाहिए कि इसमें ड्रॉप कितना होता है, और ये चार्ट के अनुसार आपका फ्लो के अनुसार कितना ड्रॉप होता है, वही ड्रॉप आपने डिजाइन करते वक्त कंसिडर करना चाहिए। दूसरा फिल्टर है दोस्तों हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, जो कि एक हमारा रेगुलर फिल्टर है। ये रेगुलर साइक्लोनिक फिल्टर है, लेकिन ये भी काफ़ी इफिशिएंट है। 50 माइक्रोन तक के पार्टिकल आराम से, इसमें लगभग 85% तक के पार्टिकल्स इसमें भी ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन ये मेटल का है, कुछ लोग मेटल पसंद करते हैं, वो मेटल का फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेटल में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेटल में अगर ये चेम्बर आपने क्लीन नहीं किया और आप रेगुलर फ्लशिंग नहीं करते हो, तो ये चेम्बर जब पानी से, मिट्टी से या रेत से पूरा भर जाएगा, और नीचे मिट्टी बैठने के लिए जगह नहीं रहेंगी, और ऊपर मिट्टी जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो मिट्टी जो है या रेत जो अंदर आ रही है वो अंदर घूमते रहती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, पानी के साथ और आती जाती है और आते जाती है, और धीरे धीरे ये जो सारी मिट्टी या रेत अंदर घूम रही है जोर से, ये फिल्टर को काटना शुरू कर देती है, और फिल्टर कभी हो सकता है काट दे। तो इससे बचने के लिए एक तो क्या है कि आपको ये रेगुलरली फ्लश करना चाहिए, इसमें से जो भी मिट्टी है वो निकाल देनी चाहिए। और ये एक रबर का कोन हम देते हैं इसके साथ में, ये रबर का कोन इसके साथ में लगाते हैं हम लोग, ताकि इमीडिएटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये अपेक्स जो बोला जाता है कोनिकल पार्ट, वहाँ पर नीचे होगा और वहीं पर काटना शुरू करेगा। तो वहाँ पर हम उसको प्रोटेक्शन के लिए एक रबर की कैप देते हैं, वहाँ पर रबर का कवर देते हैं, ताकि वहाँ पर रबर कटेगा लेकिन आपका मेटल नहीं कटेगा। लेकिन रबर कटने के बाद आपको रबर रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, तो आपको ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए, टाइम से टाइम आपको उसको रबर को रिप्लेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये रबर है, कटा हुआ तो नहीं है, और उसको नया रबर डाल के, रबर का कोन डाल के आपको रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन सबसे सही तरीका है प्रॉपरली फ्लशिंग करो, रेगुलरली फ्लशिंग करो। और एक मैं आसान तरीका बोलता हूँ, अगर आपको हो सके तो आप कर सकते हो। ये जो ड्रेन है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का, इसको अगर आप खोल के छोटी मात्रा में पानी कहीं छोड़ दे रहे हो, कंटिन्यूसली जाने दे रहे हो, तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर की इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। हाँ, इसमें एक बात है, इसमें आपका पानी वेस्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली आप कहीं पर पानी छोड़ रहे हो, तो वो पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो पानी आप माइक्रो स्प्रिंकलर द्वारा या किसी छोटे स्प्रिंकलर द्वारा या कोई बड़े पेड़ों को आप छोड़ सकते हो खेतों में इधर उधर, लेकिन आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपकी इफिशिएंसी 10-20% से बढ़ सकती है। इतना इफिशिएंट मतलब एक छोटा सा तकनीक है ये, जिसके वजह से आपका फिल्टर की इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हो गया हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर बहुत बड़ी, यानी छोटी से छोटी साइज 2 इंच से लेके 12 इंच तक, यानी 25 क्यूबिक मीटर पर आवर से लेके 400 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी बड़ा फिल्टर 12 इंच का, वहाँ तक के साइज में ये हम बनाते हैं, मेटल में बनाते हैं। प्रॉपरली पाउडर कोटेड रहता है, करोजन के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आपको केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ता है, इसको प्रॉपरली फ्लशिंग करना पड़ता है, तभी इसमें से कुछ करोजन इरोजन इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये और एक फिल्टर है दोस्तों, ये भी एक पेटेंटेड फिल्टर है, ये है सैंड सेपरेटर। ये सैंड सेपरेटर में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि इसमें आने वाला पानी जो है, ये स्लिट्स जो है, अंदर एक स्लिट्स दी है, वहाँ से आता है। तो पानी के अंदर जो टर्बुलेंस होता है, जब पानी अंदर आता है तो पानी खुद एक टर्बुलेंस, जिसको बोलते हैं, खुद टर्बुलेंस क्रिएट करता है,
और टर्बुलेंस की वजह से क्या हो जाता है कभी कभी कि कोई मिट्टी का कण है जो साइड में जा रहा और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से उसको अंदर ढकेल दिया गया, और एक बार अंदर आ गया तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए पानी के अंदर का टर्बुलेंस कम करके पानी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। ये है आपका जैन सैंड सेपरेटर, ये पैटेंटेड फिल्टर है, इसकी भी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ये मेटालिक फिल्टर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फिल्टर है दोस्तों, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी चार्ट्स दिए हैं यहाँ पर। मैं तकनीकी मामलों में आज नहीं जाना चाहता, फ्लो रेट क्या है, प्रेशर ड्रॉप क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रकार के फिल्टर्स हमारे पास है। तो हमने दोस्तों प्री फिल्टर देखा, साइक्लोनिक फिल्टर्स देखे, अब बारी आती है मीडिया फिल्टर्स की। तो मीडिया फिल्टर्स आपको कब इस्तेमाल करने हैं? नेचुरली यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि पानी में अगर कोई बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज आ रही है, काई आ रही है, तो वहाँ पर आप मीडिया फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अलगीज है, अलगी आ रही है, शैवाल है पानी में आने वाला, प्लैंक्टन्स है, तो ऐसे जगह पे ये प्लैंक्टन्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये कीड़े अंदर जाके मर जाते हैं, अंदर जाके वो ड्रिपर को चोक कर देते हैं। तो इसी तरह से जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं, इनको भी आपको निकालने के लिए सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक दूसरा और एक इसका इस्तेमाल, आप अगर आपके पानी में क्ले है, बहुत ही झीणी मिट्टी है, तो ये झीणी मिट्टी आपके रेगुलर फिल्टर से शायद ना निकले, या हाइड्रोसाइक्लोन से भी बहुत ही झीणी मिट्टी है जो पानी में जल्दी सेटल नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोसाइक्लोन तो वही चीज़ों को निकाल सकता है जो पानी में सेटल हो सके, लेकिन जो चीज़ें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में जल्दी सेटल नहीं होते, तो वो अंदर जा सकते हैं, वो बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स को भी निकालने के लिए आपका मीडिया फिल्टर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कैसे होता है, ये किस तरह से काम करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैंड फिल्टर में या मीडिया फिल्टर में हम लोग रेत भरते हैं अंदर। एक क्रस्ट सिलिका सैंड होती है जिसका एक ग्रेड होता है, जिसका पार्टिकल साइज होता है, जिसके अंदर रेत के जो कण होते हैं वो 0.7 to 1.2 मिलीमीटर साइज के रेत के कण हम डालते हैं, बहुत ही फाइन है। और ये जब अंदर डालते हैं तो एक दूसरे में ये फंस जाते हैं, क्योंकि अलग अलग शेप के सैंड पार्टिकल, उसको क्रश किया जाता है। ये कोई गोल राउंडेड पार्टिकल नहीं है रेत के, इसको क्रश किया जाता है, इसकी वजह से वो उसको नुकीले ऐसे कोने तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे में फंस जाते हैं। और ये जब फंसते हैं तो आप यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हो कि जब इसमें से पानी जाएगा और पानी के साथ अगर मान लो कि काई आ रही है, तो ये काई जब अंदर जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो काई को पानी तो घूम के निकल जाएगा कहीं से भी, लेकिन काई को घूम के जाना मुश्किल है, वो यहाँ पर कहीं पर अटक जाती है। और दूसरा, पानी के अंदर हम बात कर रहे थे कि बहुत ही झीनी मिट्टी आ रही है, तो ये जो सैंड का जो सरफेस होता है, ये सरफेस के ऊपर वो चिपक जाती है, जिसको एब्सॉर्प्शन कहा जाता है, ये एब्सॉर्ब हो जाती है। और इसकी वजह से क्ले अगर ज़्यादा आ रहा है आपके पानी में, तो भी आप सैंड फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि क्ले की वजह से सैंड फिल्टर बार बार चोक हो रहा होगा, तो आपको इस तरह से सैंड फिल्टर के साइज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है, पानी के अंदर कुछ प्लैंक्टन्स आ रहे हैं, काई आ रही है, तो आपको सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सैंड जो इस्तेमाल होती है वो सिलिका प्रकार की सैंड है, स्पेशल सैंड है, व्हाइट कलर की सैंड आपने देखी होगी, और ये क्रस्ट सिलिका है, उसको तोड़ते हैं पत्थर को, और उसके जो नुकीले कण होते हैं उसको छानते हैं, और सिर्फ 0.7 to 1.2 मिलीमीटर के साइज वाले जो कण है रेती के, उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं सैंड फिल्टर में। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सैंड फिल्टर का ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हो कि जैसे कि पानी इनलेट से आया, आपके पंप की तरफ से पानी आया या प्राइमरी फिल्टर की तरफ से पानी अंदर आया, यहाँ पर एक इनलेट का वॉल है, और यहाँ पर पाइप को कुछ स्लॉट्स दिए है जिसमें से पानी अंदर गिर रहा है। ये पानी रेत के ऊपर गिर रहा है, और रेत में से छन के फिर अंदर फिल्टर होके फिर नीचे जा रहा है, और नीचे फिर इस तरह के कैंडल्स होते हैं। ये जो कैंडल्स है, इस तरह के कैंडल्स, या ये जो मशरूम कैंडल्स इसको बोलते हैं, ये इस तरह के कैंडल्स है जो, या अंडर ड्रेन कहा जाता है इसको। इसमें से पानी निकल जाता है और रेत इसको इसमें रह जाती है, इम्प्योरिटीज यहीं पर रह जाती है, और जो फिल्टर वाटर है ये इसमें से निकल के आउटलेट की तरफ जाता है। तो ये यूजुअल एक बैकवॉश नॉर्मल ऑपरेशन है, इरिगेशन जो प्रोसेस जिसको हम कहेंगे ये है। कुछ देर के बाद में क्या होता है कि कंटिन्यूसली कुछ इम्प्योरिटीज आ रही है, कंटिन्यूसली कुछ काई आ रही है, तो इस सैंड के ऊपर एक परत तैयार हो जाती है। तो ये जो परत तैयार हो जाती है तो फिर उसमें से पानी जाना मुश्किल हो जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है। तो ये जो प्रेशर गेज आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखता है कि अभी प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया है, तब आप इसको
क्लीन करना पड़ता है आपको, ये सैंड फिल्टर को साफ करना पड़ता है। तो साफ करने के लिए इसको जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बैकवॉश प्रोसेस। बैकवॉश मतलब वापस उसको पीछे से क्लीन करना, मतलब ऊपर से तो पानी जा रहा है सिर्फ फिल्टर होने के लिए, लेकिन वापस उसको पीछे से नीचे से पानी डाल के उसको खंगालना, इसको बैकवॉश प्रोसेस कहा जाता है। तो बैकवॉश प्रोसेस में जैसे कि मैंने कहा कि पानी कैसे जाएगा, फिर उल्टा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इनलेट का वाल्व बंद करूँगा और पानी यहाँ से नीचे जाके उल्टा आएगा रेत में से, और रेत में से जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। फ्लूइडाइजेशन मतलब उसको बॉइलिंग ऑफ सैंड कहते हैं, कि सैंड ऐसी उबलती है थोड़ी सी ऊपर नीचे, तो उसमें जो सैंड में या रेत में जो अटके हुए जो कचरा है, काई है, ये सब ऊपर आते हैं और ऊपर से फिर ये पाइप के द्वारा बैकवॉश द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये दोस्तों ये है बैकवॉश का प्रोसेस। तो सैंड फिल्टर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये सैंड फिल्टर है। जैसे स्ट्रक्चर आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर पानी अंदर आ रहा है और ये जो स्लॉटेड पाइप है इसमें से पानी गिर रहा है, ऊपर की तरफ स्लॉट की है, नीचे की तरफ स्लॉट नहीं है, तो पानी डायरेक्टली नहीं गिरता, तो ऊपर की तरफ स्लॉट है और पानी ये यहाँ से ऐसा गिरता है, घूम के गिरता है रेत के ऊपर, एक जैसा यूनिफॉर्मली फैलता है पूरी तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल्स है जिसमें से पानी, मतलब रेत में से पानी छन के नीचे जाएगा और एक कैंडल द्वारा पानी आगे जाके आउटलेट की तरफ निकलेगा। तो ये बेसिकली सैंड फिल्टर का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब सैंड फिल्टर में जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैनुअल बैकवॉश, अलग अलग प्रकार है, मैनुअल बैकवॉश है, सेमी ऑटोमेटिक बैकवॉश है, फुल्ली ऑटोमेटिक बैकवॉश है। मतलब क्या, मैनुअल बैकवॉश मतलब क्या, आपको हाथ से वॉल चालू बंद करने पड़ेंगे फिल्टर को साफ करने के लिए। तो बहुत बार क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटर होता है या जो काम करने वाला खेत में आदमी होता है, उसको आपने बता दिया कि भाई ये सैंड फिल्टर को क्लीन करो, तो उसको पता नहीं चलता कि कौन सा वाल बंद करूँ, कौन सा वाल चालू करूँ। वो कोई तो भी वाल बंद करता है, कोई तो भी वाल चालू कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। पहले इनलेट का वाल दबा बंद कर दिया तो तब तक पंप चालू है, तो पंप के ऊपर दबाव आ गया, पाइपलाइन फूट गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर ले सकते हो। मतलब क्या कि आपका आदमी जाएगा लेकिन सिर्फ एक छोटा सा नॉब घुमाएगा तो चारों जो वॉल है, इनलेट, आउटलेट, बैकवॉश, बाईपास, ये सारे वॉल्स अपने आप चालू या बंद हो जाएंगे और बैकवॉश का ऑपरेशन आपका चालू हो जाएगा। तो एक सिंपल नॉब से। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपका आदमी खेत में काम कर रहा है और आपका फिल्टर चोक हो रहा है, पानी फिल्टर चल रहा था, पानी दिया जा रहा था, धीरे धीरे फिल्टर चोक हो गया, उसका ध्यान ही नहीं हो, तो बेचारा अपने अपने काम में बिजी है, व्यस्त है, और फिल्टर चोक हो गया तो पानी आगे कम जाने लग गया। तो फिर वो जाएगा, उसके बाद में क्लीन करेगा, मतलब 1-2 घंटा, जितना भी घंटा हो, उसका ध्यान नहीं था, तब तक तो उसका पानी, आपका लो प्रेशर से पानी गया सिस्टम में। तो आपके या सिर्फ पानी जाना एक बात है कि पानी लो प्रेशर से गया, चलो मान लेते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली पानी के अंदर जो काई जमा हुई है, रेत के ऊपर जो एक लेयर परत जमा हुई है काई की या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की, उसको अगर वहां से हमने तुरंत नहीं निकाला प्रॉपर टाइम टू टाइम, तो धीरे धीरे रेत के अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर से उसको दबाव है, तो दबाव के अंदर जा सकती है और फिर सिस्टम में जा सकती है। तो इसलिए वो अगर टाइम पे अगर फ्लशिंग आप नहीं कर सकते हो तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मीडिया फिल्टर या सैंड फिल्टर ले सकते हो। तो दोस्तों अगर मैनुअल बैकवॉश ले रहे हो आप, तो उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस बैकवॉश करने का है जिसको फॉलो करना चाहिए, एक स्टेप्स है या सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना चाहिए। ये क्या है मैं आपको ये वीडियो द्वारा बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझा दूँ कि उसका वो क्यों करना चाहते हैं हम। क्योंकि हमें इस तरह से बैकवॉश का ऑपरेशन शुरू करना है, इस तरह से सैंड फिल्टर को क्लीन करना है कि जब मैं सैंड फिल्टर को क्लीनिंग कर रहा होगा तब मेरे पंप के ऊपर अतिरिक्त दबाव ना आए। मैंने कोई वॉल बंद कर दिया, पानी जाने की जगह नहीं है और अतिरिक्त दबाव पंप पे आ गया, पाइपलाइन के ऊपर आ गया और पाइपलाइन फूट गई, कुछ डैमेजेस हो गया, तो तकलीफ हो सकती है। इसकी वजह से अगर मुझे स्मूथ ऑपरेशन से बैकवॉश करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो स्टेप्स में कैसा कि बैकवॉश अगर मुझे शुरू करना है तो पहले मैं बैकवॉश का वॉल खोल दूंगा, जो पीछे वाला वॉल है सबसे, उसके बाद में मैं आउटलेट का वॉल खोलूँगा, उसके बाद में बाईपास का वॉल आउटलेट का वॉल बंद करूँगा, उसके बाद में बाईपास का वॉल खोलूँगा और इनलेट का वॉल। ये जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको कि पहले मैं बैकवॉश चालू करूँगा फिर आउटलेट का वॉल बंद करूँगा। तो मतलब क्या हो गया, पानी सीधा जा रहा है, अभी बैकवॉश में से बाहर निकल जा रहा है, सीधा जा रहा है, बैकवॉश में से बाहर निकल जा रहा है। जैसे मैंने ये, और यहाँ पर से भी जा रहा है, नीचे गिर रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। जैसे ये वॉल को मैं बंद करता हूँ आउटलेट के वॉल को, तो वैसे ही पानी सिर्फ अभी यहाँ से सीधा जा रहा है, बाहर निकल रहा है। और उसके बाद में जब मैं बाईपास का वॉल चालू कर रहा है तो मतलब क्या है कि पानी अभी सीधा जा रहा है
और पानी घूम के भी जा रहा है, थोड़ा सा पानी ऊपर से जा रहा है, पानी थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, लेकिन निकल रहा है तो बैकवॉश की तरफ से। फिर मैं इनलेट का वाल्व बंद करता हूँ, तो पानी को अभी रास्ता है सीधा सीधा, एक रास्ता ऑलरेडी है जो बाईपास के वॉल से नीचे जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो बैकवॉश चालू हो गया आपका। इसकी ये ऐसा करने से आपके पंप के ऊपर कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं आया। एक छोटा सा वीडियो द्वारा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह के ऑपरेशन है। तो देखिए दोस्तों ये अभी ये वॉल चालू बंद कर रहा है, ये आप देख सकते हो, ये आप कभी भी बार बार ये वीडियो देख सकते हो, आपको ये ऑपरेशन का सीक्वेंस पता चलेगा। और फिर नॉर्मल ऑपरेशन में जैसे बैकवॉश हो गया आपका, बैकवॉश से जब आपको नॉर्मल ऑपरेशन में जाना है वापस आपका इरिगेशन के लिए चालू करना है, तो आपको यही रिवर्स स्टेप में करना है। मतलब क्या है कि आपको पहले इनलेट का वॉल खोलना है, फिर बाईपास का वॉल क्लोज करना है, बंद करना है, और फिर आउटलेट का वॉल खोलना है, और फिर बैकवॉश का वॉल बंद करना है। तो ये सीक्वेंस से अगर आप जाओगे तो जब इरिगेशन आपका नॉर्मल चालू होगा तब भी आपके पंप के ऊपर या पाइपलाइन के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ही अवघड़ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे आदमी को समझेगा क्या कि कौन सा वॉल चालू करूँ, कौन सा वॉल बंद करूँ। तो ऐसी जगह पे आप फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वॉल्स या डायफ्राम वॉल्स इस्तेमाल होते हैं जो एट ए टाइम ऑन ऑफ होते हैं। मतलब जैसे आपका इनलेट आउटलेट का वॉल को क्लोज करना है तो दोनों एट ए टाइम क्लोज हो रहे, और उसी वक्त आपके बैकवॉश और बाईपास के वॉल खुल रहे, तो ये एक साथ ही हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्मूथ ट्रांजिशन है, जिसकी वजह से आपके पंप के ऊपर पाइपलाइन के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं आता है। तो इसका भी एक वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से ये काम करता है। हाइड्रोलिक ट्यूबिंग द्वारा इसमें आपके जैसे ये हाइड्रोलिक वॉल्स है, आप देख सकते हैं कि ये वॉल खुल रहा है हाइड्रोलिक प्रेशर से, ये बैकवॉश का वॉल है। उसी वक्त ये आउटलेट का वॉल में यहाँ पर पानी आ गया यहाँ से नल ट्यूब से, उसी वक्त ये बाईपास का वॉल खुल गया। तो ये ऑपरेशन एक ही साथ होता है, एक ही सीक्वेंस में होता है। ये इनलेट का वॉल क्लोज हो गया, तो ये स्मूथ ऑपरेशन शुरू हो गया। बैकवॉश का ये ऑपरेशन इस तरह से शुरू होता है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए इसको हाइड्रोलिक वॉल चाहिए जो डायफ्राम ऑपरेटेड वॉल्स है, और उसके साथ में कुछ कंट्रोलर्स चाहिए जिस कंट्रोलर के द्वारा ये अपने आप इसको समझ सके कि मुझे अभी बैकवॉश करना है। तो कंट्रोलर क्या होता है कि इसमें टाइमर जैसा होता है कि जिसने आपने सेट किया कि मुझे हर 3 घंटे के बाद में 2 मिनट के लिए फ्लश करना है, या तो टाइमिंग दिया आपने, या तो फिर आप ये बोलोगे कि दोनों इनलेट और आउटलेट के बीच में अगर प्रेशर 0.5 या 0.6 से ज़्यादा हो गया तो मुझे फ्लशिंग करना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों एक साथ भी कर सकते हो। मतलब 3 घंटे के बाद में आप फ्लश कर रहे हो, आपने 3 घंटे का टाइमर सेट कर दिया, हर तीसरे घंटे में वो जाके 2 मिनट के लिए फ्लश करने वाला है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा कूड़ा कचरा आ गया कि इमीडिएटली आपका फिल्टर चोक हो गया, तो ऐसे वक्त में उसको तो 3 घंटे के बाद में फ्लश करना है, तो बीच में कैसे करेगा? तो अगर आपके इसमें प्रेशर डिफरेंशियल स्विच है, आपने अतिरिक्त लेके ऑप्शनल लेके लगाया सिस्टम में, तो वो पीडी स्विच ये फिल्टर के बैकवॉश को ट्रिगर करेगा और ये कचरे को बाहर निकालने के लिए 3 घंटे के बीच में अगर 1 घंटे में ही हो गया है तो 1 घंटे में उसको फ्लशिंग कर देगा, और जब तक क्लीन नहीं होता तब तक ये फ्लशिंग करता रहेगा। जैसे मानो कि प्रेशर डिफरेंस आपका 0.5 से ऊपर चला गया, आपका फ्लशिंग चालू हो गया ऑटोमेटिकली, उसने क्लीन किया, 1 साइकिल पूरी हो गई, लेकिन उसने देखा कि वो प्रेशर डिफरेंस अभी भी ऊपर ही है, यानी कचरा साफ नहीं हुआ पूरी तरह से, हो सकता है बहुत ज़्यादा कचरा है निकला नहीं पूरी तरह से, वो वापस दूसरी साइकिल में जाता है। दूसरी साइकिल में जाने के बाद में वापस दूसरी साइकिल पूरी करता है, देखता है वापस प्रेशर डिफरेंस कम हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ ठीक है, उसका नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो तीसरी साइकिल में जाएगा। लेकिन तीसरी साइकिल के बाद में उसको पता चल रहा है अभी कि मैं बार बार फ्लश कर रहा हूँ, मेरा पानी वेस्टेज जा रहा है, लेकिन फिल्टर साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा कचरा आ गया है कि जिसकी वजह से मेरा फिल्टर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बैकवॉश करना बंद करेगा और अलार्म देना शुरू करेगा, बीपिंग साउंड आ जाएगा या किस तरह का अलार्म आपको आएगा, ताकि आपको पता चले कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर आप जाके वहाँ पर देख सकते हो कि क्या हुआ भाई, कुछ खराबी तो नहीं है, रेत में खराबी हो रही है, वॉल में खराबी हो रही है, पानी में कचरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी कारणवश मेरा फुटवॉल नीचे चला गया जो मिट्टी खींच रहा है कंटिन्यूसली, अनेक कारण हो सकते हैं। तो आप ढूंढ के आप उसको साफ सूफ कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन।
अब दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सैंड फिल्टर के बारे में, जिसको कहा जाता है फिल्टर केकिंग। होता क्या है दोस्तों कि सैंड फिल्टर, जैसे कि हमने कहा कि काई आती है या कोई झीनी मिट्टी आ रही है, तो उसको निकालने के लिए आप सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करते हो। सैंड फिल्टर का इफेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है 75 माइक्रोन। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। 75 माइक्रोन का इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हम सैंड फिल्टर के द्वारा देते हैं। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। अब जब कंटिन्यूसली कुछ कचरा, कुछ गार्बेज उसके ऊपर आ रहा है रेत के ऊपर, और रेत के ऊपर का पोर्शन पहले जाम होगा क्योंकि ऊपर के पोर्शन में फिल्ट्रेशन हो रहा है और वहाँ पर ही अटक रही काई है या कुछ भी है। उसके साथ में क्षार भी आ रहे हैं, पानी के साथ में तो क्षार होते ही है, डिजॉल्व होते, घुले हुए हैं पानी में, तो वो तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं। लेकिन जब आप सिस्टम बंद करते हो और जब कड़ी धूप में आपका फिल्टर सूरज की रोशनी में तप रहा है और पानी धीरे धीरे, वो तो विनाश है, तो जब पानी सूखना शुरू हो जाता है तो वो अपने जो क्षार है, ये क्षार वहीं छोड़ जाता है, पानी का बाष्पीभवन हो गया। तो ये क्षार की वजह से जो रेत के पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स, ये एक दूसरे को पकड़ना या बाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे रेत के अंदर हम सीमेंट डालेंगे तो मॉर्टर तैयार हो जाता है, तो इस तरह का ये सीमेंट कंक्रीट वाला मॉर्टर जैसा ये काम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक सैंड का ऊपर के लेयर में एक पूरा केक तैयार हो जाता है, सैंड का केक, एक हार्ड पैन तैयार हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब आप बैकवॉश शुरू करते हो तो बैकवॉश तो पूरे के पूरे सैंड को पूरा हिला नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा केक है, इतनी बड़ी परत है वो सैंड की जो हार्ड हो गई है, तो उसको ऊपर तो उठा नहीं सकता, इतना तो पानी में ताकत नहीं रहती कि पूरा का पूरा उठा सके। तो होता क्या है कि प्रेशर की वजह से उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो क्रैक में से पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है और बैकवॉश में से पानी दिखता है। तो आपको तो साफ सुथरा पानी दिखता है कि बैकवॉश में से तो साफ सुथरा पानी आ रहा है। जब भी आप सिस्टम चलाते हो तो देखते हो कि प्रेशर ड्रॉप है, फिल्टर साफ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हर 10-15 दिनों में शायद एक बार आपको फिल्टर को खोल के साफ करना चाहिए। ये कैसा साफ करना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप बैकवॉश का ऑपरेशन शुरू करिए, सैंड फिल्टर का ढक्कन खोलिए, सारा पानी ढक्कन में से बाहर गिरने दीजिए और फिर अंदर हाथ डाल के रेत को इधर से उधर इस तरह से उसको हिलाइए। पूरी तरह से रेत जो अंदर की सैंड है सैंड फिल्टर की, वो सॉफ्ट होनी चाहिए, एकदम हिलनी चाहिए आराम से। तो ये किस तरह से करते, ये थोड़ा सा ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये बैकवॉश चालू किया, बैकवॉश ऑपरेशन, और फिर ये ढक्कन निकाला। तो जैसे ढक्कन निकालते हो तो पानी आपका बैकवॉश ऑपरेशन मतलब पानी नीचे से ऊपर आ रहा है और पानी ये ढक्कन में से, मैनहोल में से, ढक्कन खोलते मैनहोल में से बाहर गिरना शुरू हो गया। फिर आपने अंदर हाथ डाला और हाथ से आपने साफ किया। ये आपको करना है दोस्तों कोई भी सैंड फिल्टर के लिए। अगर आपका सैंड फिल्टर फुल्ली ऑटोमेटिक है फिर भी ये चीज़ आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बैकवॉश एक मैकेनिकल ऑपरेशन है। ये जो इम्प्योरिटीज आपकी आ रही है और उसका अगर परत तैयार हो रही है तो उसको फुल्ली ऑटोमेटिक बैकवॉश भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो करेगा तो क्या, उसको सिर्फ साफ करने की बार बार कोशिश करेगा, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि सैंड एकदम हार्ड हो चुकी है। तो ऐसी जगह की मैंने तो बहुत सारी साइट पे ऐसा देखा है कि बिल्कुल हाथ में आपको वो सरिये लेके फोड़ना पड़ता है सैंड को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सैंड फिल्टर का ऑपरेशन आपका स्मूथ होने के लिए आपको हर 15-20 दिनों में लगभग आपको ये ऑपरेशन करना जरूरी है। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि एक सवाल हमेशा आता है कि मैं एक ही टंकी लूँ फिल्टर की या 2 टाकी लूँ फिल्टर की, उसको सिंगल फिल्टर बोलते हैं या मल्टीपल फिल्टर। तो दोनों में क्या अंतर है? जैसे अगर मुझे 50 मीटर क्यूब का एक मेरा फ्लो रेट है तो मैं 50 मीटर क्यूब वाला फिल्टर एक ही फिल्टर लूँ या 25-25 के 2 लूँ, कौन से मेरे लिए फायदेमंद होंगे, कौन से अच्छे हैं? तो दोस्तों सिंगल फिल्टर में अगर आप पानी दे रहे हो तो सिंगल फिल्टर में क्या होता है कि बहुत बार पानी जा रहा है आपका, और जब बैकवॉश शुरू होता है तो वही पानी से जो आपका खराब पानी है ऑलरेडी उससे बैकवॉश होना शुरू हो जाता है। तो ये टालने के लिए अभी जो हमारा फिल्टर है, एक प्रकार का गोल्ड फिल्टर है सैंड फिल्टर में, उसमें हमने उसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पीछे मेरे ये फिल्टर दिया गया है यहाँ पर। तो जैसे ही पानी आता है आपका बैकवॉश शुरू होता है तो पानी हम फिल्टर करके बैकवॉश के लिए जाता है। पानी जो रॉ वाटर है, जो खराब पानी है, वैसा का वैसा बैकवॉश के लिए नहीं देते, हम फिल्टर करके जाता है। तो गोल्ड फिल्टर में ये फैसिलिटी है दोस्तों कि ये पानी सैंड फिल्टर का जो पार्ट है गोल्ड फिल्टर, उसमें ये आपको बैकवॉश करके आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप डुप्लेक्स फिल्टर इस्तेमाल करते हो तो डुप्लेक्स मतलब क्या, डबल फिल्टर होगा, ट्रिपल होगा, मल्टीपल फिल्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें
अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि जब एक फिल्टर का बैकवॉश चालू है तो दूसरे फिल्टर का जो पानी फिल्टर हुआ है उसको इस्तेमाल करते हैं बैकवॉश करने के लिए। तो आइए ये किस तरह से होता है ये मैं आपको ये वीडियो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली यूएसए के लिए जो हम फिल्टर देते हैं ये टाइप के फिल्टर्स है, इसको वर्टिकल सैंड मीडिया फिल्टर कहा जाता है। ये डुप्लेक्स फिल्टर है, मतलब दो फिल्टर है दोस्तों, और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये अंडर ड्रेन्स है, ये कंट्रोलर है, और यहाँ पर डिफ्लेक्टर है, मतलब पानी सब जगह फैलने के लिए डिफ्लेक्टर लगाया गया है। और ये मशरूम, जैसे मैंने अभी बताया था कि इस तरह के मशरूम्स जो है ये इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और ये बैक फ्लश वॉल है इसका, ये फुल्ली ऑटोमेटिक फिल्टर है क्योंकि इसके साथ में कंट्रोलर लगाया गया है। तो इसमें बैकवॉश कैसे होगा दोस्तों, ये आप देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल ऑपरेशन में यहाँ पर इसमें से पानी अगर आना शुरू हो गया तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर एक छोटा सा इसका क्रॉस सेक्शन है कि पानी ये रेत में से अंदर जाना शुरू हो गया। पानी के साथ में जो भी कूड़ा कचरा है ये रेत में अटक रहा है और फिल्टर्ड वाटर आगे जा रहा है। ये दोनों फिल्टर में एक साथ हो रहा है और दोनों फिल्टर में से पानी फिल्टर होकर आगे जा रहा है सिस्टम में। जब भी बैकवॉश शुरू हो जाता है तो ये फिल्टर से पानी फिल्टर हो रहा है, ये पानी इधर जा रहा है उल्टा और ये ऊपर जा रहा है। तो आपने अभी ये छोटे से स्क्रीन में देखा होगा तो सैंड किस तरह से बॉइलिंग होती है या ऐसे उबलती है, तो उसके जितना अच्छा उबलेंगी, प्रॉपरली उबलेंगी, उतना पानी साफ होगा। तो ये डुप्लेक्स फिल्टर का ये फायदा है कि एक फिल्टर का फिल्टर्ड वाटर हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे फिल्टर के फ्लशिंग के लिए। और दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी इरिगेशन सिस्टम बंद नहीं होती। जब सिंगल टंकी आप यूज करते हो तो आप आउटलेट का वाल्व बंद कर देते हो, मतलब आपकी इरिगेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद है जब तक फ्लशिंग हो रहा है। तो लेकिन डुप्लेक्स में जब तक आपका फ्लशिंग हो रहा है तो एक तरफ से थोड़ा पानी इधर जा रहा है फ्लशिंग के लिए, बाकी सारा पानी सिस्टम में जा रहा है। तो ये डुप्लेक्स या मल्टीपल फिल्टर्स में आपको बेनिफिट होता है। तो बहुत बार ये सवाल आता है कि मैं मल्टीपल फिल्टर इस्तेमाल करूं या सिंगल फिल्टर इस्तेमाल करूं। तो इसका डिसीजन आपको दो चीज़ें के ऊपर डिपेंड है। एक तो आपका फ्लो रेट कितना है, इम्प्योरिटी का प्रमाण कितना है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में इम्प्योरिटी आ रही है क्या, और फिर आप किस तरह का फ्लशिंग चाहते हो। क्योंकि सिंगल फिल्टर नेचुरली सस्ता है एज कम्पेयर टू डुप्लेक्स फिल्टर या डबल या ट्रिपल फिल्टर से। लेकिन डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स या मल्टीपल फिल्टर्स में भले आपकी कीमत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपका फ्लशिंग का परफॉर्मेंस और फिल्ट्रेशन का परफॉर्मेंस आपको उसमें ज़्यादा अच्छा मिल सकता है दोस्तों। तो ये अभी दूसरी एक बात, हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि कुछ फिल्टर, जैसे अभी मैंने दिखाया, कुछ आड़े फिल्टर थे, टंकी आड़ी थी, कुछ फिल्टर खड़े होते हैं, वर्टिकल होती है, तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ये आड़ी टंकी वाला जिसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, जो खड़ी टंकी वाला जिसको वर्टिकल फिल्टर कहा जाता है, जिसके हमारे नाम है। आड़ी टंकी वाले को हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टैंक को हम क्लीन मास्टर बोलते हैं। जो खड़ा है खड़ी टंकी वाला, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रो मास्टर। तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बार ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये दोनों फिल्टर तो एक जैसे ही है, दोनों 50 मीटर क्यूब पर आवर या 40 मीटर क्यूब पर आवर वाले ही है, तो दोनों में अंतर क्या है, मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ मेरे सिस्टम के लिए। तो ये आपकी सिस्टम को डिसाइड करना है कि उससे कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए। और सिस्टम को डिसाइड करना मतलब क्या करना है आपको, कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम है जिसमें शायद हो सकता है कि फ्लोपाथ बड़ा है, हायर एलपीएच का ड्रिपर लगा रहे, 4 एलपीएच का ड्रिपर है मान लो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बड़ा है ड्रिपर का, या दूसरे कुछ सिस्टम्स है, जेट है या माइक्रो स्प्रिंकलर्स है इस तरह की, तो आप आड़ी टंकी इस्तेमाल कर सकते हो। आड़ी टंकी में क्या होता है कि सरफेस एरिया जो सैंड का मिलता है आपको, क्योंकि दो फिल्ट्रेशन की इफिशियंसी दो पार्ट पे ऊपर डिपेंड है। आप तो सैंड का कितना एरिया अवेलेबल कर रहे हो फिल्ट्रेशन होने के लिए, क्योंकि पानी जब आपका गिर रहा है सैंड फिल्टर में से तो वो पूरी तरह से फैल रहा है कुछ एरिया के ऊपर, और वो इस सारे एरिया में से पानी नीचे जा रहा है। तो जितना ज़्यादा एरिया दोगे उतना पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन, कि सैंड की डेप्थ कितनी दे रहे हो आप, कितना डीप बेड है। तो यूजुअली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए जहाँ पर 100 माइक्रोन के आसपास का फिल्ट्रेशन जरूरी होता है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फिल्टर या क्लीन मास्टर टाइप के फिल्टर सुटेबल होते हैं, वहाँ चल सकते हैं जब आपका ड्रिपर का फ्लो रेट 2 एलपीएच के ऊपर वाला फ्लो रेट है, यानी ड्रिपर बहुत फाइन फ्लो रेट वाला नहीं है। तो अगर ड्रिपर बहुत फाइन फ्लो रेट वाला है, या ग्रीन हाउस के अंदर फॉगर जैसे कुछ सिस्टम जो भी बहुत फाइन होता है और ऊपर जाके मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, आपको रिस्क नहीं लेनी, आपको बहुत प्रिसाइज फिल्ट्रेशन चाहिए,
ऐसे वक्त में आप वर्टिकल फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। वर्टिकल फिल्टर में एरिया कम होता है, आपका जो सैंड का एरिया एज कम्पेयर टू जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है उसमें एरिया कम मिलता है आपको, सरफेस एरिया, लेकिन डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा मिलती है। तो मतलब क्या होता है, प्रिसीजन आपको वर्टिकल फिल्टर में मिलेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल फिल्टर में जो कि आपका एरिया ज़्यादा है और डेप्थ कम है, तो हॉरिजॉन्टल फिल्टर में एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसको कम बार फिल्टर फ्लशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जाके फ्लशिंग, क्योंकि वो जल्दी चोक नहीं होगी सैंड, तो आपका फ्लशिंग का इंटरवल जो है वो बढ़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है फ्लशिंग की जब आप हॉरिजॉन्टल फिल्टर इस्तेमाल करते हो। जब आप वर्टिकल फिल्टर इस्तेमाल करोगे तो आपकी फ्लशिंग की फ्रीक्वेंसी शायद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप कम एरिया में पानी डाल रहे हो, लेकिन आपको प्रिसीजन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों एक और ये इसका कंपैरिजन मैं आपको टेक्निकली बताना चाहता हूँ। ये हमारे फिल्टर्स है, इसमें क्या क्या सरफेस एरिया हम देते हैं। ये देखिए कि ये मान लो कि ये 2 इंच का या 2.5 इंच का कंसिडर कीजिए, 2.5 इंच का फिल्टर है, 40 मीटर क्यूब पर आवर का ये हॉरिजॉन्टल टैंक है, आड़ा फिल्टर है, और ये 40 मीटर क्यूब पर आवर वाला ये वर्टिकल फिल्टर है। दोनों में सरफेस एरिया देखिए, इसमें 571 है, इसमें 440 के आसपास का मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है, 0.444, इसमें 0.571, जबकि इसमें डेप्थ है 227, जबकि इसमें वर्टिकल में डेप्थ है 453। ये दोनों अंतर मैं टेक्निकली आपको समझाना चाहता था कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बॉटम लाइन में बोलूँ तो ड्रिप इरिगेशन में अगर 2 एल पेज के ऊपर वाला फ्लो रेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप माइक्रो स्प्रिंकलर्स या जेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप हॉरिजॉन्टल सैंड फिल्टर या जैन क्लीन मास्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 2 एल पेज के नीचे वाले ड्रिपर्स इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर ग्रीन हाउसेस में फॉगिंग जैसी बहुत प्रिसाइज फिल्ट्रेशन सिस्टम इस्तेमाल प्रिसाइज फॉगिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, फॉगर जैसे, तो आपको वर्टिकल सैंड फिल्टर या जैन फिल्ट्रो मास्टर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैंने आड़ा फिल्टर कब इस्तेमाल करना चाहिए, खड़ा फिल्टर कब इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि वर्टिकल आपको प्रिसीजन भी चाहिए और सरफेस एरिया भी बढ़ाना है, तो आपको मल्टीपल फिल्टर करने पड़ेंगे, ज़्यादा फिल्टर लगाओ और उतना सरफेस एरिया जितना चाहिए उतना आप लेना चाहिए। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सेशन के अंत में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अंत तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बातें सुनते हो तो शायद आप शेयर करना भूल गए होंगे, तो मैं आपको जस्ट एक याद दिला दूँ कि ये संगोष्ठी जो चल रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधुओं तक ये संगोष्ठी पहुँचाओ दोस्तों। अब दोस्तों आगे का फिल्टर जो है डिस्क फिल्टर, ये तीसरे टाइप का प्रकार का फिल्टर है। तो ये डिस्क फिल्टर है क्या, जैसे ये डिस्क फिल्टर, सैंड फिल्टर, ये जो 3 डायमेंशनल फिल्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे ये था। तो सैंड फिल्टर में तो देखा आपने कि उसमें ना सिर्फ सरफेस एरिया, उसमें डेप्थ भी है फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, ऐसे 3 डायमेंशन आ गए। तो ऐसे ही डिस्क फिल्टर में 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। तो जैसे इसमें ये इस तरह की डिस्क इस्तेमाल होती है दोस्तों, और ये जो डिस्क होती है, ये डिस्क में ग्रूज होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही पतले फाइन ग्रूज होते हैं। अगर आपको शायद कैमरा में तो ये दिखाई नहीं दे मेरे हाथ में, लेकिन स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हो तो देखिए यहाँ पर बहुत फाइन ग्रूज होते हैं, जिसको रेडियल ग्रूज कहा जाता है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर हम जब लगाते हैं, ये डिस्क दबाते हैं एलिमेंट के अंदर, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस आ जाते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हो कि ये डिस्क एक दूसरे के ऊपर जब बैठती है तो क्रिस क्रॉस तैयार हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते जा रहे हैं। तो इसके द्वारा इसमें फिल्ट्रेशन होता है। तो ये डिस्क फिल्टर है दोस्तों। तो ये डिस्क फिल्टर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये इस तरह के इसमें मॉडल्स होते हैं। इसके अंदर डिस्क लगाया जाता है और इसके अंदर जो डिस्क का एलिमेंट है, ये इस तरह का डिस्क का एलिमेंट इसमें लगाया जाता है। ये पूरा कस के पैक करके इस फिल्टर के अंदर डाला जाता है। और ये जब पानी इसमें से जाता है तो पानी को क्रिस क्रॉस करके जाना पड़ता है। पानी के लिए सीधा रास्ता नहीं है ग्रूज में से, उसको ऊपर नीचे ऐसा करके जाना पड़ता है। तो उसमें एक डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन भी मिला आपको। तो डेप्थ कौन सी मिली आपको, तो ये जो डिस्क की डेप्थ है, जैसे ये आधे इंच के लगभग के आसपास की डेप्थ है, तो ये डेप्थ आपको मिली फिल्ट्रेशन की। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ मिली, यहाँ से डेप्थ मिली आपको। तो ये इस तरह से ये 3 डायमेंशनल फिल्ट्रेशन हो गया। तो ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपके पानी में बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ है, बहुत झीणी मिट्टी है, काई है, जैसे सैंड फिल्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वही कंडीशन पे आप डिस्क फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सैंड फिल्टर और डिस्क फिल्टर में क्या अंतर हुआ, तो सैंड फिल्टर तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब ये काई का मात्रा या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा है।
ऐसे वक्त में सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये मात्रा यानी काई है मेरे पानी में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए मैं बहुत महंगा सैंड फिल्टर इस्तेमाल करूँ, तो शायद आप उस वैसे वक्त पे डिस्क फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिस्क फिल्टर में भी अलग अलग प्रकार है दोस्तों। ये अगर आप देख सकते हो ये चित्र, तो ये यहाँ पर एक इनलेट है और 2 जगह पे आउटलेट है। तो इसको टी एंड टी एल, मतलब कैसा कि ये टी जैसा है, ये ऐसे यहाँ से पानी आया, यहाँ से बाहर निकला, तो ये टी फैशन हो गया। अगर पानी मैंने यहाँ से लाया और यहाँ से निकाला तो एल फैशन हो गया। तो टी एंड टी एल ऐसे 2 प्रकार में ये फिल्टर्स आपको मिलते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क फिल्टर, आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो ये ग्रूज आप देख सकते हो दोस्तों, डिस्क के अंदर किस तरह के ग्रूज होते हैं, रेडियल ग्रूज। स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब ये डिस्क एक दूसरे के ऊपर दबा के बिठाई जाती है पूरी तरह से, और पानी फिर आप देख सकते हो इसमें से अंदर जा रहा है पानी, और बाहर की तरफ से पानी अंदर की तरफ छन के जा रहा है। अगर पानी के साथ में कोई पत्थर या कचरा आ रहा है या काई आ रही है, तो वो जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो ये ग्रूज इस तरह से कम कम होते जाते हैं आगे, तो उसमें पत्थर वो अटक जाता है या जो भी कचरा है वो अटक जाता है, उसको ऊपर नीचे करके जाना पड़ता है। ये देखिए आप बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पत्थर क्या किस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से अटकता है। इसके साथ में प्रेशर गेजेस वगैरह भी रहते हैं। आप जब प्रेशर डिफरेंस देख सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी स्क्रीन एलिमेंट चोक हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको स्क्रीन ये डिस्क है, ये डिस्क बाहर निकाल के इसको साफ करना पड़ता है। तो इसको साफ किस तरह से किया जाता है, इसको खोलो, सारी डिस्क अलग अलग हो जाएंगी, और जैसे ही ये सारी डिस्क अलग अलग हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको आप पानी के अंदर आसानी से साफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ पानी के अंदर इसको पकड़ के रखना नहीं है, क्योंकि इसके जो ग्रूज होते हैं, ये ग्रूज के अंदर भी कुछ कचरा अटक जाता है, तो इसको थोड़ा सा कुछ ब्रश वगैरह लेके आप थोड़ा सा इसको अंदर से साफ कर सकते हो, क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये डिस्क फिल्टर दोस्तों, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। एक और डिस्क फिल्टर में दोस्तों हमने एक नया ऑप्शन निकाला है जिसको हम स्पिन डिस्क बोलते हैं। तो जिसमें एक्चुअली एक अंदर एक इस तरह की डिस्क बिठाई जाती है डिस्क फिल्टर के अंदर कि पानी कंटिन्यूसली घूमता है हाइड्रोसाइक्लोन जैसा, और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो सारे डिस्क की तरफ जाते ही नहीं है, हमेशा बाहर की तरफ रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्क का चोकिंग का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसमें पानी, देखिए पानी घूमते हुए जा रहा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो पानी घूम रहा है कंटिन्यूसली, ये घूमते घूमते जब पानी जा रहा है तो जिसकी वजह से इसका डिस्क का एलिमेंट का चोकिंग नहीं होता। तो ये जो स्पिन डिस्क यहाँ पर है, ये जो नीचे आप देख सकते हो सफ़ेद कलर की, इसके अंदर से पानी जब आता है तो टेंजेंशियली उसको घुमाया जाता है ताकि आपके डिस्क फिल्टर का बार बार आपको फ्लशिंग ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको बार बार फ्लशिंग करना है वगैरह, ये जो अगर ऑपरेशंस है, तो ये अगर टालने होंगे तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं ये मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले जो टी और टीएल की बात मैं कर रहा था कि कौन से टाइप के फिल्टर्स हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। कि जैसे ये है दोस्तों, ये है T/L, इस तरह का फिल्टर। मतलब क्या है कि इसमें अभी आप एक तरफ से इधर एंड कैप लगाए देख सकते हैं, तो पानी इधर से अंदर आया इस तरफ से, और ये पानी यहाँ से बाहर निकला। पानी आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हो, पानी आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हो, दो आउटलेट है इसमें। तो ये इसको T/L बोलते हैं। तो T मतलब क्या हो गया, तो ये यहाँ से पानी अगर आया, यहाँ से पानी आया और यहाँ से निकला, तो सीधा आया और सीधा बाहर निकला, तो ये टी फैशन में हो गया लगाना। तो ये जो है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये टी जैसा लगा है, ये टी है, तो इसको टी टाइप बोलते हैं इंस्टॉलेशन। और एल मतलब क्या कि पानी
ऐसा अंदर आया और यहाँ से निकला, तो ये एल टाइप का इंस्टॉलेशन हो गया कि आपका इनलेट इधर लगाया आपने, आउटलेट इस तरफ लगाया, तो एल टाइप का इंस्टॉलेशन हो गया। तो ये टी और टी एल, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक दूसरा फिल्टर है जो सिर्फ टी है, तो नीचे वाला जो बॉटम है ये हम बंद करके दे देंगे आपको, या ये नहीं होगा तो पानी सीधा आएगा सीधा निकलेगा बाहर, वो है टी। तो दो टाइप में आपको ये फिल्टर मिल सकता है, टी और टी एल। और सिर्फ एल टाइप में भी एक फिल्टर है जो है ये एल है। मतलब क्या हो गया, तीन टाइप हो गए, एक हो गया टी और एल दोनों एक साथ, एक हो गया सिर्फ टी और एक हो गया सिर्फ एल टाइप में। तो ये अलग अलग प्रकार में आपको ये फिल्टर मिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आपने अगर एल फिल्टर लिया है तो ये चित्र में आप देख सकते हो कि एल फिल्टर को किस तरह से लगा सकते हो कि ये ऐसा लगाया मैंने, इनलेट लिया, यहाँ से आउटलेट की तरफ से बाहर गया पानी। तो या तो टी टाइप में है तो आप किस तरह से लगा सकते हो। तो आपको ये लगाने की सुविधा किस तरह से होनी चाहिए, इस हिसाब से आप इस्तेमाल या चयन आप इस डिश फिल्टर का, या स्क्रीन फिल्टर भी इस तरह से होते हैं, तो इनका फिल्टर का चयन आप कर सकते हो। अब दोस्तों डिश फिल्टर के क्लीनिंग के बारे में अभी हमने देखा था वीडियो, मैं थोड़ा सा विस्तारपूर्वक वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको वीडियो के द्वारा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, कि किस तरह से डिश फिल्टर को निकाल के साफ किस तरह से किया जा सकता है। तो जैसे ये फिल्टर का ढक्कन खोला, क्लैम निकाल के कैप बाहर निकाली, प्लास्टिक का होने की वजह से बहुत आसान है निकालना। आपने डिस्क एलिमेंट बाहर निकाला, डिस्क को खोला और अच्छे पानी में आपने उसको पूरी तरह से खंगाल लिया, उसको क्लीन करके आपको उसको हिलाना है अच्छी तरह से, और हिला के अंदर हाथ डाल के भी थोड़ा सा साफ करना है, और पूरा वापस आपको उसको पैक करके फिल्टर में रीफिट करना है। ये जैसे फिल्टर ये लगाना बहुत आसान है, सिर्फ आप एलिमेंट अंदर डालो, कैप ऊपर से लगाओ और क्लैम्प टाइट कर दो, हो गया काम। तो ये डिश फिल्टर का बैक वॉश किस तरह से, क्लीनिंग किस तरह से करना, इसके बारे में ये वीडियो था दोस्तों। और ये रेगुलर फ्लशिंग आप इस तरह से वॉल खोल के कर सकते हो। लेकिन ये निकालना, एलिमेंट को बाहर निकालना, ले जाना, लगा क्लीन करना, इसमें ये काफ़ी टाइम कंज्यूम है। किसी आदमी को, लेबर को आपको एंगेज करना पड़ेगा, वो जाएगा, पंप बंद करेगा, फिल्टर को, एलिमेंट को बाहर निकालेगा, साफ करेगा, तो काफ़ी सारा समय इसमें जा सकता है। और जब आपके पास 6-8 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो उसमें से 15-20 मिनट हर 3-4 घंटे के बाद में देना मुश्किल हो जाता है, कि उतना इरिगेशन का टाइम आपका कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप फुल्ली ऑटोमेटिक डिश फिल्टर भी लोग दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक किस तरह से काम करता है, इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा दूं। तो जैसे ये नॉर्मल ऑपरेशन है ये, और जब बैकवॉश शुरू हो जाता है तो अंदर स्प्रे नोजल्स होते हैं डिस्क फिल्टर के अंदर, और वो पानी अंदर से डिस्क के ऊपर स्प्रे करते हैं, डिस्क को अपने आप लूज किया जाता है, स्प्रिंग लोडेड होता है वो, और वो डिस्क पूरी अंदर घूमती है। जब घूमती है तो एक दूसरे के ऊपर घिस के निकलती है, तो पूरा उसको डिस्क है ये एक दूसरे को साफ करते जाती है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं वीडियो में ये कि किस तरह से डिस्क घूम रही है और साफ कर रही है अपने आप को। तो ये इस तरह के ऑपरेशंस आप फुल्ली ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर द्वारा कर सकते हो। अगर आपको बार बार क्लीन करना, निकालना, साफ करना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगता है फ्लशिंग करने के लिए, मिनिमम 1.5 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपको फ्लशिंग करने के लिए लगेगा। अच्छी फ्लशिंग के लिए अच्छा प्रेशर होना जरूरी है। कम प्रेशर में ये डिस्क फिल्टर फुल्ली ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको तो डिस्क को अलग करना है, लूज करना है, पूरा प्रेशर में उसको उठाना है और फिर अंदर से स्प्रे करना है, तो उसको प्रेशर ज़्यादा लगता है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों, अभी हमने देखे कि प्री फिल्टर हमने देखा जिसमें हमने रोटोक्लिन देखा, फिर साइक्लोनिक फिल्टर्स देखे जिसमें हमने बहुत सारे जैन घूमर देखा, सैंड सेपरेटर देखा, हेटेरोसाइक्लोन देखा, फिर सैंड मीडिया फिल्टर्स हमने देखे जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मॉडल, फिल्ट्रो मास्टर, क्लीन मास्टर ये देखे, फिर सिंगल और डुप्लेक्स कैसा होता है, मल्टीपल फिल्टर्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की दोस्तों। डिस्क फिल्टर क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी ली दोस्तों। अब आप बात करते हैं स्क्रीन फिल्टर्स की। स्क्रीन फिल्टर जैसे कि हमने कहा कि एक नॉर्मल स्क्रीन है जिसके अंदर से पानी छंद के अंदर जाता है। तो मानो कि आपके पानी में पानी साफ सुथरा है, कोई ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत सैंड या कुछ आने के चांसेस है, तो आपको
हर बार हाइड्रोसाइक्लोन या सैंड फिल्टर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हाइड्रोसाइक्लोन इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सैंड फिल्टर शायद ऑप्शनल हो सकता है, स्क्रीन फिल्टर तो बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए हर फिल्टर के बाद। कोई भी प्राइमरी फिल्टर हो, प्री फिल्टर हो, उसके बाद में आपको स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो जब आप स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो ये इसी तरह के जो अभी डिस्क फिल्टर मैंने दिखाए, इसी टाइप में, इसी फैशन में प्लास्टिक के स्क्रीन फिल्टर्स मिलते हैं, मेटल के भी डिस्क और स्क्रीन फिल्टर मिलते हैं। तो उसमें कौन सा चयन करना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि स्क्रीन फिल्टर, जैसे कि हमने कहा कि ये 2 डायमेंशनल फिल्टर्स है। तो 2 डायमेंशनल फिल्टर्स का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ है। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ में से फिल्ट्रेशन होकर पानी अंदर जाता है। तो ये स्क्रीन फिल्टर अगर आपके पानी में अलगी है, काई है, तो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि काई का जो धागा होता है ना, बहुत ही स्लाइमी चिकना होता है। तो अगर वो स्क्रीन फिल्टर के जो आपकी जाली होती है, तो जाली के अंदर उसका अगर मुंह घुस गया तो अंदर सक हो जाता है नूडल जैसा और अंदर चला जाता है फिर। तो स्क्रीन फिल्टर आपकी अगर पानी में काई है तो उसको रोकने में कार्यक्षम नहीं है। लेकिन स्क्रीन फिल्टर अगर आपके पानी में रेत आ रही है, सैंड आ रही है, सैंड पार्टिकल्स आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है या बाकी कुछ कचरा आ रहा है, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा कार्यक्षम है, ईजी है साफ करना और सस्ता भी है। तो आप स्क्रीन फिल्टर जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पानी में काई नहीं है ज़्यादा तो आप स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल करो, अगर काई है तो आप डिस्क या सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो स्क्रीन फिल्टर जो है, ये जो हम स्क्रीन फिल्टर देते हैं, मार्केट में बहुत सारे स्क्रीन फिल्टर्स मिलते हैं। जैसे दोस्तों लोकल मार्केट में तो आजकल चाइना से लेके इंडिया में ही कुछ फैब्रिकेटर्स बनाने शुरू कर दिए, तो बहुत कुछ चीज़ मिलती है। लेकिन हर चीज़ क्वालिटी चीज़ होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आपको जानना चाहिए कि क्वालिटी का मतलब क्या है। तो हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी के बारे में तो मैं आखिरी में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन उसके पहले ये जो फिल्टर की जो बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन फिल्टर की, ये क्या है, किस तरह से अलग है, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रीन की। ये जो स्क्रीन इस्तेमाल होती है हमारे फिल्टर्स में, ये होती है स्टेनलेस स्टील की स्क्रीन है। ये कोई दूसरी स्क्रीन नहीं है, स्टेनलेस स्टील की स्क्रीन है। दूसरा, इसके अंदर जो होता है स्क्रीन का जो वीविंग बोलते हैं जिसको, इसके अंदर तो क्या है कि मेटल के धागे, स्टेनलेस स्टील के धागे और एक दूसरे में उसको वीविंग किया गया है। तो ये जो वीविंग है, किस तरह से उसको लगाया गया है, तो ये जो स्पेशल टाइप की जो स्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ट्विल वीविंग। ट्विल वीविंग का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 मेटल के धागे नीचे जाएंगे और 2 ऊपर से जाएंगे। सिंपल वीविंग क्या होती है? सिंपल वीविंग एक धागा ऊपर एक धागा नीचे ऐसे चले जाते हैं। लेकिन ट्विल वीविंग क्या होता है कि 2 नीचे और 2 ऊपर, इस तरह की वीविंग होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसको इम्पैक्ट सहन करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि 2 जा रहे धागे। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पानी में कुछ पत्थर वगैरह आ गया और ये पत्थर ने स्क्रीन के ऊपर इम्पैक्ट कर दिया, तो स्क्रीन फटने के चांसेस रहते हैं इम्पैक्ट की वजह से। तो ऐसा अगर इम्पैक्ट है तो ये जो स्क्रीन है अगर ट्विल व्यू है तो ये फटेगा नहीं, इसका इम्पैक्ट सहने की ताकत ज़्यादा रहती है उसमें। दूसरा, हमारे फिल्टर की विशेषता ये है कि इसका जो रिब्ड स्क्रीन एलिमेंट है, इसके अंदर जो ये पीवीसी का एलिमेंट है जिसके ऊपर ये जो जाली है ये लपेटी जाती है इस तरह से और उसको वेल्ड किया जाता है। तो ये अंदर का स्क्रीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें स्लॉट है, ये पीवीसी का मटेरियल स्लॉट है, और आप इसमें देख सकते हैं, शायद ये चित्र में देख सकते हैं स्लाइड्स के, कि जिसमें रिब्स है बहुत सारी। ये रिब्स का मतलब क्या है? ये रिब्स का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जब मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ और किसी कारण से, क्योंकि पानी तो ये स्लॉट में से अंदर जाने वाला है, ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये स्लॉट्स में से पानी अंदर घुसने वाला है, फिल्टर में से, जाली में से निकल के स्लॉट्स में से। तो ये स्लॉट के आजू बाजू में चोकिंग, या क्योंकि जो भी मिट्टी आ रही है तो यहीं पर जमा होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये स्लॉट चोक हो गए तो आपका फिल्टर चोक हो गया। लेकिन ये फिल्टर में ऐसी व्यवस्था की गई है ये एलिमेंट में कि इसके में रिब्स है, ताकि अगर ये स्लॉट अगर चोक भी होने लगे तो भी ये रिब्स में से पानी अंदर रिश्ता है, अंदर की तरफ आते रहता है और आपका स्क्रीन पूरी तरह से चोक नहीं होता, जल्दी चोक नहीं होता। तो ये रिब्ड स्क्रीन की ये विशेषता है दोस्तों कि इसमें स्क्रीन जल्दी चोक नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि आपको बार बार साफ नहीं करना पड़ता। बार बार साफ नहीं करना पड़ता इसका मतलब क्या है कि आपका लेबर कंटिन्यूसली एंगेज नहीं है स्क्रीन फिल्टर को साफ करने में। तो ये आपको फायदे इसमें मिलते हैं अगर ये रिब्ड स्क्रीन आपने लिया है तो। और इसमें बहुत सारे स्क्रीन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि आपको अगर 2 LPH के नीचे वाला ड्रिपर है तो आपको 75 माइक्रोन का फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड जो फिल्टर होता है हमारा 100 माइक्रोन का होता है। अगर आप 75 का लेना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा अलग से। आपको 75 माइक्रोन का भी मिल सकता है, अलग अलग साइज में मिल सकता है, 75, 80, 100, 125
जो भी चाहिए आपको साइज़, इस तरह की स्क्रीन की साइज़ आपको इसमें दोस्तों मिल सकती है। और ये स्क्रीन फिल्टर में भी जो स्पिन डिस्क की हमने अभी डिस्क फिल्टर में बात की, वैसी स्क्रीन फिल्टर में भी स्पिन स्क्रीन है, जिसका भी मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूँ कि पानी अंदर घूमते हुए जा रहा है। पानी घूमने की वजह से क्या होता है कि जो भी पत्थर वगैरह मिट्टी है ये साइड में रहते हैं हमेशा और नीचे चले जाते हैं, नीचे से आप उसको आराम से साफ कर सकते हो। इसका भी आप इंस्टॉलेशन जो है ये डायग्राम में जैसे दिखाया था डिस्क फिल्टर के लिए, इसी तरह से आप कर सकते हो। इसमें वाई टाइप के भी फिल्टर्स है, वाई टाइप के फिल्टर्स डिस्क में भी मिलेंगे, स्क्रीन में भी मिलेंगे। वाई टाइप के फिल्टर्स का भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिखाया गया है, और ये एल टाइप के फिल्टर का इंस्टॉलेशन। अब दोस्तों स्क्रीन फिल्टर की जब हम बात कर रहे थे तो हम बात किया था कि भाई आपको स्क्रीन निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, जैसे डिस्क के लिए भी हमने बात किया था। तो जैसे डिस्क के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर था, वैसे ही स्क्रीन के लिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर अवेलेबल है, जिसका नाम है स्मार्ट क्लीन फिल्टर, जो बहुत ही लो फ्लो से मतलब 25 मीटर क्यूब पर आवर से लेके 4000 मीटर क्यूब पर आवर तक के फ्लो रेट में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये फिल्टर क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये अभी देख लेते हैं दोस्तों। ये फिल्टर का नाम है स्मार्ट क्लीन। ये पूरी रेंज है जिसका नाम रेंज का स्मार्ट क्लीन दिया है, जिसमें अलग अलग प्रकार है। तो ये फिल्टर क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं, उसके बाद में उसका वीडियो भी दिखाएंगे। अगर कोई भी स्क्रीन फिल्टर मैं लेता हूं तो स्क्रीन फिल्टर में जब पानी जा रहा है और उसमें से छन के आगे निकल रहा है, फिल्टर होके आगे निकल रहा है, तो मतलब इसका इम्प्योरिटी वो स्क्रीन के ऊपर छोड़ के जा रहा है, और ये इम्प्योरिटी कुछ देर के बाद में इतनी जम जाती है कि आपको फिल्टर को साफ करना पड़ता है। तो आप हाथ से निकाल के साफ करते हो, तो उसकी जगह पे इसमें सक्शन नोजल बिठाए गए। तो सक्शन नोजल जैसा क्या होता है कि जैसे वैक्यूम क्लीनर आप जमीन के ऊपर घुमाते हो तो जमीन के ऊपर जो मिट्टी है या जो भी कचरा है वो सक कर लेता है, इसी तरह के ये सक्शन नोजल होते हैं। तो ये घूमते फिल्टर के अंदर, और जो भी कचरा है, जो भी जमा हुआ कचरा है स्क्रीन के ऊपर, उसको सक कर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। इसकी वजह से फिल्टर अंदर अपने आप ही साफ होते रहता है। और जिसको हम सक्शन स्कैनर बोलते हैं। तो स्मार्ट क्लीन फिल्टर का आपको फायदा ये है कि आपको स्क्रीन बार बार बाहर नहीं निकलना है, वो अपने आप अंदर साफ होते जा रहा है, और आपका फिल्टर इरिगेशन भी बंद नहीं हो रहा है। आपका जब फिल्टर साफ हो रहा है तब आपका इरिगेशन भी चलते रहता है, इरिगेशन आपका बंद नहीं होता है, इंटरप्ट नहीं होता। तो ये बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों आइए इसमें अलग अलग प्रकार जो है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें VEO आप यहाँ देख सकते हो कि स्मार्ट क्लीन VEO का मतलब क्या है, वर्टिकल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। वर्टिकल है वो खड़ा फिल्टर है और इलेक्ट्रिकली चल रहा है, इसके ऊपर एक मोटर है जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा आपको। दूसरा है स्मार्ट क्लीन VHO का मतलब क्या है, ये भी वर्टिकल है लेकिन हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर उसका फ्लशिंग का काम करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है। फिर स्मार्ट क्लीन HHO का मतलब अभी हाइड्रोलिक में हॉरिजॉन्टल हो गया और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हो गया, तो HHO। और फिर HEO का मतलब क्या हो गया, वापस आप लगा सकते हैं अनुमान कि हॉरिजॉन्टल मॉडल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। और उसके अलावा एक मैन्युअली ऑपरेटेड या जिसको सेमी ऑटोमेटिक कहा जाता है, इसी तरह का एक स्मार्ट क्लीन फिल्टर है जो आखिरी में है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि VEO जो फिल्टर है ये बहुत हाई फ्लो रेट में आपको लगता है, मतलब हम बनाते हैं। ये यूजुअली जो आपकी कम्युनिटी स्कीम होती है या कोऑपरेटिव इरिगेशन स्कीम्स होती है, जहाँ पर आपका प्रवाह दर फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है, 200 मीटर क्यूब पर आवर से लेके 4000 मीटर क्यूब पर आवर तक के फ्लो रेट में ये अवेलेबल होता है। अलग अलग ये जो सरफेस एरिया यहाँ पर टेबल में लिखा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये टर्म आप ध्यान में रखिए कि ये सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा देते हो आप उतना आपका फिल्ट्रेशन का एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। तो इसमें लगभग 11000 स्क्वायर सेंटीमीटर का सरफेस एरिया आपको दिया जाता है, और ये प्रेशर सह सकता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ज़्यादा प्रेशर वाली सिस्टम चाहिए तो वो भी मिल सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा फिल्टर है। ये रेगुलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये प्रोजेक्ट्स में जो कोऑपरेटिव सिस्टम्स होते हैं, कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स होती है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। ये काम कैसा करता है तो आपको पूरा स्मार्ट क्लीन का काम का अंदाजा आ जाएगा दोस्तों। ये VEO टाइप का फिल्टर है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई हुई है।
फिर सक्शन के जो अंदर के है उसको अंदर ऊपर नीचे जाने के लिए लिमिट स्विचेस है। फिर डर्ट को पूरा गंदगी को बाहर, कचरे को बाहर फेंकने के लिए ड्रेन वॉल्स है। फिर फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर एक कंट्रोल पैनल है। एक प्रेशर सेंसर है जो जिसमें आप प्रेशर डिफरेंशियल सेंस करोगे और वो जैसे कचरा ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो साफ करेगा अपने आप को। तो जैसे पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, उसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, स्क्रीन में से बाहर निकल रहा है, इसको इन टू आउट फिल्टर कहा जाता है। तो पानी स्क्रीन में से बाहर निकलता है, तो इसके लिए जो स्पेशल स्क्रीन इस्तेमाल होते हैं वो 4 लेयर्स की, 4 लेयर्स की, क्वार्टर लेयर की स्क्रीन होती है जो स्पेशल मटेरियल से बनती है, जिसका जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील SS316L। ये बहुत ही हाई ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है दोस्तों। इसके अंदर हमारे पैटेंटेड सक्शन नोजल्स बिठाए गए हैं जो हाई सक्शन से पूरी जो कचरा है उसको खींचते हैं। तो अब देखिए इसका ऑपरेशन किस तरह से है कि जैसे ही प्रेशर डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और कचरा जमना शुरू हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वैसे ही ये स्क्रीनिंग या उसका क्लीनिंग शुरू हो जाता है। तो जैसे ये नोजल अंदर घूमते हैं तो ये खींचते जा रहे हैं, अंदर जो कचरा जमा हुआ है उसको सक कर रहे हैं और उसको बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पैटेंटेड सक्शन नोजल्स है, जिसकी वजह से आपको एडवांटेज मिलता है कि ये अच्छी तरह से इफिशिएंटली क्लीन करते हैं। और जैसे ये क्लीनिंग होने के बाद जब आपका प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा तो उसके बाद में ये नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाएगा, इसका फ्लशिंग बंद हो जाएगा या क्लीनिंग बंद हो जाएगा। तो मोटर का काम क्या है, मोटर ऊपर से नीचे घुमाने का काम करती है रोटर को, और सक्शन नोजल सक करते हैं। फिर दूसरा मॉडल जो है HEO, ये हॉरिजॉन्टल, ये लो फ्लो में मिलेगा। फिर भी लो फ्लो मतलब बहुत ही लो नहीं है, मीडियम फ्लो कहूँगा मैं इसको, जो 100 मीटर क्यूब पर आवर से लेके अराउंड 280 या 300 मीटर क्यूब पर आवर तक की फ्लो कैपेसिटी में मिलता है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। और ऐसा ही एक मॉडल देखा था हमने हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। दोनों में इलेक्ट्रिकली कब इस्तेमाल करना है और हाइड्रोलिक कब इस्तेमाल करना है। तो हाइड्रोलिक के लिए प्रेशर ज़्यादा लगता है दोस्तों। अगर आपका प्रेशर थोड़ा कम है, प्रेशर फिर भी लगेगा इसको, क्योंकि क्लीनिंग आपका प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है, तो प्रेशर फिर भी लगेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपने इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकली नोजल को आगे पीछे करने का काम करती है। हाइड्रोलिकली फिर उसको आगे पीछे करना, प्रेशर अगर कम है तो ज़्यादा इफिशिएंटली नहीं होता है, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल कर सकते हो। और ये अगर आपका प्रेशर अच्छा है तो आप हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड सिस्टम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपको लगभग वही फ्लो रेट में मिलता है, लेकिन ये जो छोटा वाला फिल्टर है ये आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में काम आ सकता है। बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो छोटे से छोटे फ्लो में 25 मीटर क्यूब पर आवर से लेके 80 मीटर क्यूब पर आवर तक के फ्लो रेट में ये आपको मिलता है। 2 इंच से लेके 4 इंच की साइज़ तक ये आपको वर्टिकल मॉडल में हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड फिल्टर मिलता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये इसमें सोलेनाइड जो क्लीनिंग करने के लिए जो कॉइल्स होती है, हाइड्रोलिक वाल्व होते हैं, उनको सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उतना सप्लाई तो शायद कहीं पर भी मिल जाता है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर हाइड्रोलिकली ऑपरेट, इलेक्ट्रिकली का हमने अभी ऑपरेशन देखा पहले वीडियो में, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट किस तरह से काम करता है ये अभी हम देखते हैं। लेकिन इसके साथ में यही वीडियो में थोड़ा सा मैं क्वालिटी के बारे में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्टर क्यों अलग है, या बहुत जैन इरिगेशन के जो मेटल फिल्टर्स है वो क्यों अलग है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की, ये बहुत ही अल्टीमेट है। इसको हम रोबोटिक्स के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, ताकि वेल्डिंग में कहीं पर भी पिन होल ना हो कहीं पर भी, और उसको पाउडर कोटिंग, डबल कोटिंग किया जाता है ऊपर से और नीचे से, अंदर से और बाहर से, ताकि उसके ऊपर कोई भी केमिकल का असर ना हो। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो में आपको हाइड्रोलिक ऑपरेशन भी पता चलेगा और हमारी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन होती है ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दिखता है आपको स्मार्ट क्लीन हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड फिल्टर है ये। इसके ऊपर एक कंट्रोलर लगाया हुआ है, कुछ पिस्टन्स है। अब इसका प्रोडक्शन किस तरह से होता है देखिए, ये रोबोट जिसको एक बार प्रोग्राम दिया तो ये प्रोग्राम के हिसाब से वेल्डिंग करता है।
तो ये मैनुअल वेल्डिंग नहीं है कि जिसमें एरर हो गया, बीच में पिन हो गया, वेल्डिंग वीक है, या ऐसा नहीं होता। एक जैसा एक यूनिफॉर्म वेल्डिंग आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ वेल्डिंग की आपको मिलती है। फिर ये दूसरा ऑपरेशन है जिसको सैंड ब्लास्टिंग कहा जाता है। तो बहुत हाई स्पीड से रेत के कण जो होते हैं, हार्डन रेत के कण, उसके ऊपर फेंके जाते हैं, और जिसकी वजह से उसके ऊपर अगर कोई ऑयल का लेयर है, ग्रीस है, किसी के हाथ लग गए, वो पूरा निकल जाता है, फिल्टर पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर प्राइमर का एक लेयर कोटिंग किया जाता है और उसको ओवन में डाल के 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको बेक किया जाता है, ताकि हर जगह पे जाके उसके ऊपर एक प्राइमर का कोट मिले। जैसे कलरिंग करते हैं तो प्राइमर का कोट लगाते हैं, ऐसे ही प्राइमर का कोट। और उसके बाद में फिर अंदर से और बाहर से इपॉक्सी कोटिंग उसको किया जाता है। प्योर पॉलिस्टर बाहर से किया जाता है और इपॉक्सी कोटिंग किया जाता है। तो ये इसके अंदर का वर्किंग देख लीजिए दोस्तों। इसके अंदर एक प्राइमरी फिल्टर है, प्री फिल्टर जिसको कहा जाता है, ताकि कोई बड़ा सा पत्थर या कुछ पेड़ के पन्ने वगैरह ये अंदर ना आए, ताकि वो जो नोज़ल के सक्शन में कुछ ब्लॉकेज ना हो। इसकी वजह से बड़े से चीज़ बाहर ही रोक दिए जाते हैं। प्री फिल्टर है। और उसके बाद में सक्शन नोज़ल है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन में पानी जा रहा है अंदर, प्री फिल्टर से फिल्टर होके फिर दूसरे फिल्टर में प्रवेश कर रहा है, और दूसरे फिल्टर से पूरे तरह से फिल्टर होके पानी सिस्टम के लिए जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पानी के साथ में कचरा आ रहा है, तो कचरा स्क्रीन के ऊपर जमा होते जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी परत बढ़ती जा रही है, लेयर बढ़ते जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब पूरी तरह से स्क्रीन चोक हो रहा है, आपका प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, तो ये अपने आप चालू हो गया फिल्टर फ्लशिंग। तो आप ऊपर एक पिस्टन देख सकते हैं। तो ये पिस्टन हाइड्रोलिक ऑपरेशन से आगे पीछे किया जाता है, ताकि ये पूरी तरह से सक्शन नोजल है, ये पूरी तरह से अंदर से घूम के पूरे फिल्टर को, स्क्रीन को साफ कर सके। तो दोस्तों अभी सेमी ऑटोमेटिक की जो बात कर रहे थे हम, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक फिल्टर्स है उसको मतलब आपको लगाना है, उसको कंट्रोलर लगाना है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मामला भी है, शायद आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, चाहे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर बजट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके पास लेबर अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर ले सकते हो। इसके अंदर भी सक्शन नोजल है, इसके अंदर भी सक्शन नोजल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा फिल्टर पीछे कर लूँ और ये आगे लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर भी सक्शन नोजल है और ऊपर एक हैंडल है। जैसे ही मेरा प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है, मैंने यहाँ पर प्रेशर जीएच से चेक कर लिया कि मेरा प्रेशर डिफरेंस कितना है, और जैसे मुझे लगता है कि मुझे फ्लशिंग करना है या क्लीनिंग करना है, तो मुझे ये हैंडल घुमाना है। तो 7 बार ऊपर घुमाओ, 7 बार नीचे घुमाओ, और ये अंदर के जो नोजल है जो हाइड्रोलिकली या इलेक्ट्रिकली घूमते हैं बाकी फिल्टरों में, ये आप हाथ से घुमा रहे हो और उसको साफ कर रहे हो। आपको ये ड्रेन वॉल जो है, नीचे वाला वॉल, ये खोल देना है, और उसके बाद में ये आपको ये हैंडल घुमाना है। बहुत सिंपल ऑपरेशन है, और लेकिन बहुत इफेक्टिव क्लीनिंग है, इफिशिएंट क्लीनिंग है। ये आप सेमी ऑटोमेटिक, स्मार्ट क्लीन सेमी ऑटोमेटिक के नाम से जाना जाता है। तो ये फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सक्शन नोजल है, और ये जब घूमता है तो ये पूरी तरह से इसको साफ करता है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक है। अब एक और सवाल है दोस्तों, स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करो या डिस्क फिल्टर? इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपके पानी में रेत आ रही है, सैंड सिल्ट आ रही है, तो आपने स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पानी में थोड़े मात्रा में काई आ रही है या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ आ रही है या झीनी मिट्टी है बहुत, तो आप डिस्क फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक और सवाल आता है हमेशा कि प्लास्टिक फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए या मेटल के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ऐसा है कि मेटल मतलब स्ट्रांग है, तो मुझे तो मेटल के फिल्टर इस्तेमाल करने चाहिए। तो मेटल के फिल्टर तो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं दोस्तों, प्लास्टिक का ही चलन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी अभी इस तरह से होती जा रही है कि आपको प्लास्टिक में भी स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स मिलते हैं। प्लास्टिक के फिल्टर हल्के होते हैं, उठाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए हल्के होते हैं,
फिर प्लास्टिक के फिल्टर में करोजन नहीं होता, जंग नहीं लगती। प्लास्टिक के फिल्टर में केमिकल का कोई असर नहीं होता जो मेटल के फिल्टर में हो सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको प्लास्टिक के फिल्टर में मिलते हैं। तो मैं तो ये हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अभी मेटल फिल्टर को अभी धीरे धीरे आपने भूल जाना चाहिए। सारे के सारे फिल्टर प्लास्टिक में मिलते हैं, तो आपने प्लास्टिक के फिल्टर ही इस्तेमाल करने चाहिए, जो हल्के होते हैं, सस्ते भी होते हैं, करोजन उसमें नहीं होता, उसमें आपका इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आते जैसे हाइड्रोसाइक्लोन के मेटल फिल्टर में आते हैं। तो ये बहुत ही आसान है लगाने के लिए। तो ये प्लास्टिक के फिल्टर आपने इस्तेमाल करने चाहिए। फिर एक और जैन इरिगेशन के जब फिल्टर लेते हैं लोग, तो दो मॉडल हमेशा सामने दिखते हैं। एक कहा जाता है गोल्ड मॉडल, दूसरे को कहा जाता है सिल्वर मॉडल। तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में जरूर कुछ अंतर है दोस्तों, लेकिन फंक्शनल अंतर नहीं है। जैसे सैंड फिल्टर अगर गोल्ड का लिया और आपने सिल्वर का भी लिया तो लगभग सिमिलर टाइप के आपको मिलेंगे। लेकिन गोल्ड मॉडल जो होता है इसमें ये थोड़ा सा हायर प्रेशर विस्टैंड कर सकता है। इसको इस तरह से, इसके मटेरियल इस तरह से होते हैं कि ये हाई प्रेशर थोड़ा सा विस्टैंड कर सके। और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज वगैरह ऐसी होती है कि जो आपको फायदेकारक हो सकती है, जो हम सिल्वर मॉडल में नहीं देते। तो सिल्वर मॉडल, गोल्ड मॉडल जो है लगभग 8 या 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर विस्टैंड कर सकता है। सिल्वर मॉडल जो है वो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर विस्टैंड कर सकते हैं। सिल्वर मॉडल थोड़ा सा छोटा हो सकता है फंक्शनली, क्योंकि आपको सस्ता फिल्टर चाहिए, इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहिए, एक आपके बजट में बैठ सके ऐसा ऑप्शन चाहिए, तो आपको सिल्वर मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई स्टैंडर्ड मॉडल इस्तेमाल करना है, प्रॉपर जो मॉडल इस्तेमाल करना है, तो आप गोल्ड मॉडल की तरफ जा सकते हो। गोल्ड मॉडल का डेफिनेटली आपको प्रेशर विस्टैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लाइफ भी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों एक और सवाल कि मैं फिल्टर लगाऊं कहाँ पर? जैसे मान लो कि आप नदी के ऊपर से पानी लेके आ रहे हो और खेत में ला रहे हो, तो नदी और खेत के बीच में सपोज मान लो कि 3 किलोमीटर का एक अंतर है, तो फिल्टर में कहाँ लगाऊं? नदी के पास जो पंप है वहाँ पर लगाऊं या खेत में लगाऊं? कौन सी जगह पे मैंने फिल्टर को रखना चाहिए? तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ चाहे तो, कि कौन सा फिल्टर की सही पोजीशन क्या है, कहाँ पर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने फिल्टर कहाँ रखना चाहिए? नदी के पास, पंप के पास या खेत के पास? कहाँ रखना चाहिए? कौन सा फिल्टर रखना चाहिए? आप क्या बता सकते हो? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों कि कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा, अभी नहीं, अभी मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ। आपको ऐसी कंडीशन में अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जो प्राइमरी फिल्टर और प्री फिल्टर है वो आपके सोर्स के पास या पंप के पास रखने चाहिए, और जो सेकेंडरी फिल्टर्स है वो आपके खेत में होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइमरी फिल्टर से अगर फिल्टर हो, प्राइमरी फिल्टर क्या फिल्टर कर रहा है आपका? तो मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह आ रहा है तो निकाल रहा है, बराबर है। उसके बाद में जो झीनी क्ले पार्टिकल्स वगैरह है ये तो अंदर आ सकते हैं, और ये तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आपकी ड्रिप सिस्टम को चोक नहीं करते। लेकिन ये जब अंदर आ रहे और ये जब ट्रैवल कर रहे 2-3 किलोमीटर का सफ़र उसका, तब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, तो उसको एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। ये क्लम्पिंग तैयार हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि एक छोटा सा पार्टिकल बह रहा है आगे, दूसरा उसके साथ में आया, मिल गया उसको, तीसरा आया, चौथा आया, ये सारे दोस्त एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं और पूरा एक क्लम्प तैयार हो जाता है, उनका ग्रुप तैयार हो जाता है, एक बड़ा पार्टिकल तैयार हो जाता है। छोटे छोटे मिलके बड़ा तैयार हो गया, और ये बड़ा वाला पार्टिकल आपके ड्रिप सिस्टम में जाके चोक कर सकता है। तो इसीलिए जो सेकेंडरी फिल्टर्स है ये खेत में होने चाहिए, ताकि ये ट्रैवलिंग में जो पार्टिकल इकट्ठा हो गए और जो बड़े पार्टिकल में उसका वो चेंज हो गए, तो उनको फिल्टर करने के लिए खेत के पास एक प्रॉपर, जो आप सैंड फिल्टर इस्तेमाल करते होंगे या स्क्रीन होगा या डिस्क होगा, जो भी होगा, वो सेकेंडरी फिल्टर आपके खेत में होना चाहिए। तो ये हो गया जवाब कि फिल्टर की पोजीशन, फिल्टर कहाँ होना चाहिए अगर लंबे डिस्टेंस के ऊपर हो। एक हमेशा सवाल पूछा जाता है कि प्रेशर का ड्रॉप कितना होता है जब फिल्टर में से पानी जाता है। तो मैंने आपको कहा कि प्रेशर खा जाता है, फिल्टर खुद थोड़ा सा प्रेशर खा जाता है। यानी आपके पंप ने, आप पंप को प्रेशराइज इसलिए कर रहे हो ताकि आपके ड्रिपर को प्रेशर से पानी मिले, लेकिन ये प्रेशर थोड़ा सा फिल्टर ने खा लिया, तो आपको उतना प्रेशर पंप में ज़्यादा, पंप को ज़्यादा निर्माण करना पड़ेगा। तो जब हम आपको चार्ट देते हैं हमेशा, तो ये चार्ट होते हैं क्लीन प्रेशर ड्रॉप वाले। तो क्लीन प्रेशर ड्रॉप मतलब क्या है कि हम जब लैबोरेटरी में यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो हम फिल्टर पानी इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि नेचुरल ड्रॉप फिल्टर के अंदर कितना हो रहा है, और वो ड्रॉप जो प्रेशर ड्रॉप है
ये हम डिक्लेरेशन में देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेचुरल ड्रॉप जो है ये आप सिस्टम लगाओगे, नई सिस्टम है, पानी अच्छा है तो चलेगा, तो उतना ड्रॉप आपको दिखेगा, 2 मीटर का होगा, 5 मीटर का होगा, जो भी होगा। लेकिन जैसे ही कुछ कूड़ा कचरा गार्बेज अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये ड्रॉप बढ़ेगा। तो आप जब सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो ये क्लीन प्रेशर ड्रॉप से थोड़ा सा 1 या 1.5 मीटर का ड्रॉप ज़्यादा पकड़ के आपको डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि सिस्टम में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी आती है। आपका फिल्टर बार बार तो फ्लश नहीं होता, तो थोड़े बहुत इम्प्योरिटी में भी आपके पंप ने थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा निर्माण करके आपकी सिस्टम को जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो मेंटेन करना चाहिए। फिर बैकवॉश कब करना चाहिए या क्लीनिंग कब करना चाहिए? तो स्क्रीन और डिश फिल्टर या मीडिया फिल्टर जो है उनको अगर आपका प्रेशर ड्रॉप 0.5 या 0.6 हो गया तो क्लीन प्रेशर ड्रॉप तो लगभग 0.2 या 0.15 होता है। तो धीरे धीरे उसमें अगर कचरा आके जमना शुरू हो गया, डिस्क हो या स्क्रीन हो, तो धीरे धीरे ये प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। और ये प्रेशर ड्रॉप आप जब चेक करते हो और वो 0.5 to 0.6 हो गया, तब आपको फिल्टर के बैक फ्लशिंग या क्लीनिंग की जरूरत है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में ऐसा कोई ड्रॉप नहीं होता, प्रेशर ड्रॉप बढ़ता नहीं, जो पहले से वो आखिर तक है। लेकिन हाइड्रोसाइक्लोन, क्योंकि हाइड्रोसाइक्लोन में कोई स्क्रीन वगैरह है नहीं, पानी तो घूमते ही रहता है, वो पूरा नीचे का चेंबर भर भी जाए तो भी पानी घूमते रहेगा और उसमें ड्रॉप उतना ही रहेगा, ड्रॉप बढ़ेगा नहीं उसमें। लेकिन आपको ठराविक अंतराल के बाद में उसको फ्लशिंग करना चाहिए। कितने, वो डिपेंड करता है कि आपके स्रोत, पानी के स्रोत में कितनी इम्प्योरिटी है, कितने मात्रा में, कितना लोड है उसका। बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड आ रही है तो आपको बार बार फ्लश करना पड़ेगा। अगर कम मात्रा में आ रही है तो शायद थोड़ी देर के बाद में या एक दिन में एक बार भी फ्लश किया तो चलेगा। तो डिपेंड करता है, आपको जज करना पड़ेगा कि कितने देर में, कितने दिनों में आप देखो पहले कि ये सैंड चैम्बर भरता है, आधे से ज़्यादा भरता है, और उतना आप डिसाइड कर लो कि हाँ शायद ये 4 घंटे में आधे से ज़्यादा भर गया, या हो सकता है 4 दिन में आधे से ज़्यादा भर गया। तो तब आप उसका इंटरवल डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कब क्लीनिंग करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत बार बार चोक हो रहा है तो आप सैंड फिल्टर का जो सैंड कलेक्शन चैम्बर है उसकी साइज़ बढ़ा लेना चाहिए, डबल या ट्रिपल या कुछ अलग मोटी बड़ी वाली टैंक लगा के, ताकि वो भरने के लिए थोड़ी सी देर मिले, आपको थोड़ा सा सहूलत मिले, टाइम ज़्यादा लगे और उसको आप फ्लश कर सकते हो। लेकिन फ्लश करना ना भूलिए, नहीं तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर अगर आपने क्लीन नहीं किया हाइड्रोसाइक्लोन, तो हाइड्रोसाइक्लोन नहीं है, वो सिर्फ पानी जाने का एक जरिया है, वो किसी काम का नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अब और एक बात करनी है कि स्क्रीन फिल्टर अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या कोई भी फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और उसको मुझे बार बार फ्लश करना पड़ता है, और अगर मैंने नहीं किया तो क्या होने वाला है? तो नेचुरली आपको पता है कि अगर मैं फिल्टर फ्लश नहीं करूँगा तो आगे का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, मेरे सिस्टम में जो दबाव चाहिए वो कम हो जाएगा, मेरे ड्रिपर से मिलने वाला जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा, तो काफ़ी सारे इम्पैक्ट होने वाले। लेकिन इसके अलावा मैं और एक चीज़ बोलता हूँ कि आप अगर फिल्टर को साफ़ नहीं कर रहे हो तो फिल्टर की चोकी, ड्रिपर सिस्टम की, ड्रिपर की क्लॉगिंग के चांसेस आप बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे ये जाली वाला फिल्टर है दोस्तों, ऐसा मान लो कि ये जाली है, इसके इधर से पानी जा रहा है और इधर से आउटलेट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे ये यहाँ पर आपकी कुछ जो भी कचरा है ये यहाँ पर जमा हो जाएगा और यहाँ पर पानी कम आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इधर का प्रेशर, क्योंकि पानी जाने के लिए रास्ता कम हो गया तो इधर का प्रेशर बढ़ गया और इधर का प्रेशर कम हो गया, तो इधर के ये साइड का प्रेशर और ये साइड का प्रेशर में अभी डिफरेंस ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये साइड वाला जो है ना, ये जो कचरा इधर जमा है उसको खींचने की कोशिश कर रहा है हमेशा। और ये जैसे ये तो तार वाला फिल्टर है, इसका स्टेनलेस स्टील की वायर्स है इसमें, तो ज़्यादा अगर उसके ऊपर फोर्स आ गया तो इसमें से थोड़ी सी तार बाजू में हट के इसमें से पत्थर या जो भी कचरा है वो आगे निकल जाएगा और वो सिस्टम में जाएगा। जैसे कि आप अगर चाय बनाते हो दोस्तों, और जब चाय के लिए छानते हो चाय को, उसके लिए एक छलनी होती है, उसमें से आप चाय छानते हो, फिर आपको लगता है कि चाय पूरा वो छलनी में आ गया है, अभी आपको थोड़ी सी 2, 4, 10 बूंदे और ज़्यादा चाय चाहिए, तो आप चम्मच लेते हो और वो चाय को थोड़ा सा दबाते हो, तो दबता है चाय, थोड़ा सा चाय और निकल जाता है। लेकिन ये चाय जब निकलता है तो उसके साथ में चाय की पत्ती भी थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। इसको बोलते हैं फोर्स फिल्ट्रेशन। जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन था वो आपने चाय डाल दिया, उसमें से चाय निकला नीचे, तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हुआ, चाय की पत्ती आई क्या उसमें से? नहीं। लेकिन जैसे आप उसको दबाना शुरू कर दिया तो उसमें जो छलनी थी उसके थोड़े से जो धागे थे वो थोड़े से अलग अलग हो गए और चाय की पत्ती नीचे आ गई। तो यही काम होता है फिल्टर में भी कि आप उसको साफ नहीं कर रहे हो और दोनों तरफ का प्रेशर है, एक तरफ से दबा रहे हो, एक तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर ये जो जमा हुआ कचरा है ये आगे जा रहा है, फिर तो आपके सिस्टम को ये चोक कर सकता है। तो इसीलिए फिल्टर को
आपको प्रॉपर टाइम पे फ्लश करना जरूरी है, ज़्यादा उसको ब्लॉक मत होने देना, नहीं तो बाकी जो सारे उसके प्रॉब्लम आ रहे वो तो आ ही रहे, लेकिन वो कचरा भी अंदर जाने दे रहा है फिर। या सैंड फिल्टर को भी आपने प्रॉपरली फ्लश नहीं किया तो फिर जो कचरा या काई जो अंदर ऊपर के लेयर में जमा है, ऊपर के 2-3 इंच में ही जमा रहती हो, लेकिन उसको साफ नहीं किया तो उसको फिर नीचे 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 धीरे धीरे जाती है और एक बार फिर अंदर घुस जाती है। अगर काई अंदर घुस गई, उसका एक थ्रेड भी अंदर घुस गया, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अंदर डेवलप कर सकता है और अंदर जाके डेवलपमेंट शुरू करके वो पूरी पाइपलाइन को चोक कर सकता है, ड्रिप सिस्टम को भी चोक कर सकता है। तो उसके लिए केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा दोस्तों ये। अब दूसरी एक बात है दोस्तों कि फिल्टर का सिलेक्शन या चयन मैं करूं तो कौन से चीज के ऊपर करूं, फ्लो रेट महत्वपूर्ण है या क्या है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे चार्ट में दिया रहता है कि 50 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो है ये फिल्टर का, तो आप बोलते हैं कि चलो मेरे डिजाइन का सिस्टम का फ्लो कितना है, 50 मीटर क्यूब पर आवर या उसके आजू बाजू में थोड़ा सा 45-50 के आसपास है, तो चलो मैं ये 50 मीटर क्यूब पर आवर का फिल्टर ले लेता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि मेरे इसमें इम्प्योरिटी का, पानी में इम्प्योरिटी का लोड कितना है। क्योंकि नॉर्मल पानी है आपका तो 50 मीटर क्यूब का फ्लो 50 मीटर क्यूब के फिल्टर से तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर पानी में इम्प्योरिटी ज़्यादा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा है, तो फिर आपका फिल्टर बार बार चोक होने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि मैंने भी ये एग्जांपल आपको दिया था जाली वाला कि यहाँ पर कचरा आ गया, तो एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि फिल्टर के एक तरफ से जब हम कचरा डालना शुरू कर दिया, एक चोक हो गया और कितनी देर के बाद में उसको हमको फ्लश करना पड़ा। तो जैसे मान लो कि एक एरिया लिया हमने, उसमें से पानी जाना शुरू कर दिया और हमने देखा कि उसको 2 घंटे के बाद में हमको फ्लश करना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद में ये प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो गया, ये स्क्रीन चोक हो गया। अब हमने क्या किया कि ये स्क्रीन का एरिया डबल कर दिया, स्क्रीन का एरिया डबल कर दिया, जो इतना एरिया हमने लिया था ये डबल कर दिया और उतनी इम्प्योरिटी उसमें डालना शुरू कर दिया। तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि 2 घंटे का जो अंतराल था वो 2 घंटे की जगह पे 8 घंटे हो गया। मतलब क्या हो गया कि मेरा स्क्रीन एरिया डबल हो गया, तो मेरा फ्लशिंग टाइम 4 गुना हो गया, फ्लशिंग के लिए जो इंटरवल था वो 4 गुना हो गया। तो ये बात ध्यान में रखिए कि मैं स्क्रीन का सरफेस एरिया जितना बढ़ाता हूँ उतना मुझे फ्लशिंग बार जो क्लीनिंग का जो टाइम है वो मेरा 4 गुना बढ़ता है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स या इम्प्योरिटी कितनी है और उसके हिसाब से मैं फिल्टर का फ्लो रेट कैसा तय करूँ। तो दोस्तों मान लो कि आपको एक 50 मीटर क्यूब पर आवर का फिल्टर लेना है, बराबर है। आपके सिस्टम का जो डिज़ाइन फ्लो है वो 50 मीटर क्यूब पर आवर है और आपके पानी में अगर इम्प्योरिटी है, आपने टोटल सोल्यूबल सॉलिड चेक किया, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के बाद आपको पता चला कि मेरे इसमें लगभग 25 ppm जितनी टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, TSS है, तो लगभग 4 या 5%, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ्लो रेट कम नहीं करना है तो चल सकता है। लेकिन जैसे अगर मेरी इम्प्योरिटी मान लो कि 75 ppm है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर 75 ppm है, आप ये चार्ट देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो अगर ये मेरी इम्प्योरिटी 75 है तो मेरा लगभग 25% का फ्लो मुझे कम करना पड़ेगा। मतलब क्या, मैं 50 क्यूबिक मीटर का फ्लो मैं 50 का नहीं पकड़ के चलूँगा, उसको मैं 25% कम करूँगा। मतलब क्या, लगभग 36-37 क्यूबिक मीटर पर आवर ये फ्लो रेट पकड़ूंगा और उसके हिसाब से मुझे अभी एडिशनल फिल्टर चाहिए, कौन से साइज का चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो कि आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स ये लगभग 90% है, तो लगभग इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा 50%, मतलब मुझे 2 फिल्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर मेरा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स 90 ppm के पास है तो मुझे 50% रिडक्शन करना पड़ेगा फ्लो में। मतलब क्या कि 50 मीटर क्यूब का जो फिल्टर है वो मुझे 50 नहीं मान के चलना पड़ेगा, अभी मैं इसको 25 मान के चलूंगा और मेरी रिक्वायरमेंट तो 50 की है, तो इसका मतलब मुझे 25-25 के 2 फिल्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल चार्ट है, ये आपको मदद करता है कि आपके सस्पेंडेड सॉलिड के हिसाब से आपका फिल्टर का फ्लो रेट ड्यूरेशन कितना करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और ये है दोस्तों कि इसके साथ में आपको देखना चाहिए कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स भी कितने हैं, मतलब क्या क्षार कितने हैं पानी में। अगर क्षार ज़्यादा है, 500 ppm तक है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, चल जाएगा। लेकिन 500 ppm के ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे क्षार, तो इसका मतलब हो सकता है कि क्षार का एक लेयर या परत या क्षार की वजह से सैंड फिल्टर के सैंड पार्टिकल्स बाइंड होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा, इसमें नीचे दिया है कि लगभग 5% से हर 100 ppm को आपको डिरेट करना पड़ेगा। तो ये आपके पानी के क्वालिटी के अनुसार आपको
देखना चाहिए दोस्तों, ना कि फ्लो के अनुसार। फ्लो के अनुसार तो आपको फिल्टर का चयन देखना ही है, लेकिन फिर भी पानी में मेरे सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं उसके अनुसार मुझे कौन सा फिल्ट्रेशन का एरिया लेना है ये भी दोस्तों मुझे देखना है। तो अभी जब फिल्टर का चयन करना है तो बहुत सारी बातें हमने बताई, बहुत सारी बातें ध्यान में रहती है, बहुत सारी बातें पता नहीं चलती है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती। तो एक सिंपल चार्ट हमने बनाया है दोस्तों तो ये चार्ट आपको मदद करेगा। ये चार्ट आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट आपको मदद करेगा प्रॉपर फिल्टर के सिलेक्शन के लिए। तो पहले तो आपका कहाँ है ये बात है, आपका फ्लो रेट कितना है, फिर पाइपलाइन की साइज़ कितनी है, फिर वाटर सोर्स कौन सा है आपका, फिर कोई प्री फिल्टर आप यूज़ कर रहे हो क्या रोटोक्लीन जैसा, उसके बाद में TSS कितना है, आपने वाटर क्वालिटी चेक की होंगी तो TDS कितना है, डिजॉल्व सॉलिड्स यानी क्षार कितने हैं, पानी का pH कितना है, क्योंकि pH भी आपका इंडिकेटर है क्षार का। अगर pH यानी अल्कलाइन पानी है या एसिडिक वाटर है या न्यूट्रल है ये पता चलेगा। उसके बाद में अगर TSS 25 ppm तक है तो इसका मतलब आपका पानी साफ है, लगभग 26 से 70 तक है तो आपका मॉडरेट यानी मध्यम प्रकार का है उसमें डर्ट। लेकिन डर्टी वाटर अगर 70 से लगभग 100 ppm तक या 100 के ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि पानी खराब है, पानी मैला है। और उसके बाद में आपको फिर चयन करना है कि ये पानी के अनुसार फिल्टर मुझे लेना है। उसके बाद में पानी में कुछ अलगी वगैरह इम्प्योरिटीज आ रही है क्या, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यानी काई आ रही है क्या, शैवाल है क्या पानी में, ये आपको देखना है। फिर ये फिल्टर का इस्तेमाल कहाँ करना है आपको, खेती के लिए, लैंडस्केप एप्लीकेशन के लिए, स्प्रिंकलर के लिए, ड्रिप के लिए, ये यहाँ पर आप नोट कर दीजिए। फिर आपको फिल्ट्रेशन की ग्रेड कौन सी चाहिए, जैसे कि हमने बोला कि 2 LPH वाला के नीचे वाला ड्रिपर है तो 75 ले सकते हो, या स्टैंडर्ड जो आता है 100 या 125 का आता है वो ले सकते हो। फिर आउटलेट प्रेशर और इनलेट प्रेशर कितने हैं ये आपको उसमें लिखना है कि क्योंकि प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ फिल्टर जैसे स्मार्ट क्लीन जैसा फिल्टर है तो उसको प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्लीन करने के लिए, तो आउटलेट का प्रेशर अगर डाउन है आपका तो स्मार्ट क्लीन फिल्टर अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर सकेगा। तो ऐसे वक्त में आउटलेट की तरफ हमको एक सस्टेनिंग वॉल डालना पड़ता है। जब आपका फिल्ट्रेशन या फ्लशिंग क्लीनिंग चालू हो जाता है तो सस्टेनिंग वॉल थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, पीछे प्रेशर तैयार करता है और फिल्टर को साफ करता है। फिर बैकवॉश वाटर फिर आप कहाँ पर छोड़ सकते हो, ड्रेनेज कहाँ पर, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है फार्म पॉन्ड की जगह पे बैकवॉश फार्म पॉन्ड में वापस छोड़ देते, तो यानी जो कचरा आपने निकाला वापस कचरा पॉन्ड में डाल दिया या सोर्स में डाल दिया तो फिर वो वापस आने वाला है, तो आपको उसको कहीं दूर छोड़ना पड़ेगा। तो आप दूर छोड़ सकते हो क्या, कितना दूर छोड़ सकते हैं, और वो दूर छोड़ते वक्त ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होने चाहिए। फिर दूसरे बाद में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है क्या, अगर आपको ऑटोमेशन करना है, ऑटोमेटिक फिल्टर्स करने हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, इसकी जानकारी आप अगर हमें देते हैं। फिर स्पेस लिमिटेशन तो नहीं है कुछ, जैसे स्क्रीन जाली निकालने के लिए जगह चाहिए तो उतनी जगह आपको मिलने वाली है कि नहीं, आप आराम से सैंड फिल्टर का आप लगाते हो तो चारों तरफ से आप घूम सकोगे। जो आप बेड तैयार करते हो कंक्रीट का तो उसके चारों तरफ घूमते आना चाहिए, इतना साइज़ का बेड होना चाहिए, उसके ऊपर आप प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके ऊपर आप खड़ा रह सके। तो ऐसा जगह आपको अवेलेबल है या नहीं ये जानकारी आप हमें दीजिए, तो आपको हम प्रॉपर डिज़ाइन करके दे सकते हैं कि आपका फिल्टर का प्लेटफॉर्म कौन से साइज़ का होगा, उसके ऊपर फिल्टर कहाँ बैठेगा, किस तरह से बैठेगा, कौन सी डायरेक्शन में बैठेगा, उसको साफ करने के लिए जगह अवेलेबल है क्या नहीं, ये सब हम आपको बता सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने बात किया अभी फिल्टर्स के बारे में, उसके चयन के बारे में। इसके बारे में आप ज़रूर लिख के भेजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको जो फिल्टर इस्तेमाल करने ये जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आपको और भी कुछ आपके मन में सवाल होंगे दोस्तों तो ज़रूर पूछिएगा कि क्या बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि इतने 1 या 1.5 घंटे में ये इतना बड़ा सब्जेक्ट कवर करना भी बहुत मुश्किल है। और मैंने कोशिश की कि बहुत आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की, ज़्यादा तकनीकी मामलों में मैं नहीं गया हूँ आज। लेकिन अगर आप हमारा कैटलॉग या हमारी वेबसाइट पे जाते हो तो ये सारे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी वहाँ पर दी गई है, आप उस पर पढ़िए। उसमें अगर आपको कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए दोस्तों। मेरा नाम अभिजीत जोशी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9422283402। आप मुझे कॉल कर सकते हो या आप हमारे वितरक बंधुओं से कांटेक्ट कर सकते हो या आप हमारे जो एसोसिएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सेवा देने में हमें आनंद है बहुत। तो दोस्तों ये फिल्टर्स के बारे में हमने बात किया। दोस्तों लॉकडाउन का पीरियड है और आपके जैसे जो लोग हैं जो काम के बिना नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को घर में बंद रहना नैराश्य लाता है,
निराश बन जाते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसमें फिर इनसिक्योरिटी, क्या होगा आगे, दुनिया का क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे फिल्टर्स हम सिस्टम के लिए बिठाते हैं, वैसे ही कुछ फिल्टर्स हमें हमारी मन के लिए बिठाने चाहिए। कुछ मन में भी फिल्टर होने चाहिए। फिल्टर क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरा फिल्टर स्टेशन अपने मन में होना चाहिए। तो आपके मन में एक प्री फिल्टर होना चाहिए, जो कोई निगेटिव आपके विचार आ रहे हैं तो निगेटिव विचार को अंदर आने से पहले वहाँ पर उनको निकाले। आपके मन में एक हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होना चाहिए, ताकि जो नुकीले अफवाहें आ रही है इधर उधर से, व्हाट्सअप इधर उधर से, ये अफवाहें आपके सिस्टम में, आपके मन के अंदर जाने से पहले उसको निकाले, ताकि ये अफवाहों से आप बचें। फिर आपके मन में एक सैंड फिल्टर होना चाहिए, जो फिर नैराश्य की वजह से जो एक चिकनाश जैसे हो जाती है, जो थॉट्स है, निगेटिव थॉट जो मन से निकलते ही नहीं है, उनको निकालने के लिए एक सैंड फिल्टर जैसा फिल्टर आपके मन में होना चाहिए। तो दोस्तों अपने मन में ये टाइप के फिल्टर्स बिठाओ, ताकि आपका मन एकदम निर्मल जल की तरह साफ सुथरा रहेगा, निर्मल जल की तरह बहेगा। और आपके मन को हमेशा निर्मल रखो, शांत रखो, शांत रहो। ये दुनिया डूबने वाली जरूर नहीं है, ये कठिन समय है हमारे लिए, सबके लिए, हम उसमें से बाहर निकलेंगे। हम सब जैन इरिगेशन आपके हमेशा साथ है, साथ रहेगा। आपने हमारा साथ दिया और हम भी आपके साथ खड़े रहने के लिए उत्सुक है दोस्तों। तो ज़रूर दोस्तों इसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके सवाल जरूर कुछ होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये संगोष्ठी को। अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आगे आने वाली संगोष्ठी में हम और कुछ नए ऐसे विषय लेके आए जो आपके लिए समझना तकनीकी हो सकते हैं, लेकिन समझना हमें लगता है कि ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद मेरी संगोष्ठी अटेंड करने के लिए।